हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन। जैसा मैंने कमिटमेंट दिया था कि अभी मैं आरटीपी एमटीपी के जो यूनिक क्वेश्चन या जो थोड़े हटके क्वेश्चन जो न्यू आरटीपी एमटीपी में आए हैं उसका मैं एक कंपाइलेशन करके वीडियो बना दूंगा। सर मैंने ये कंपाइलेशन करके वीडियो बना दिया है ऑलरेडी। लॉ वरदान में बहुत अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। व्हाट इज लॉ वरदान एलडीआर लास्ट डे रिवीजन बुक, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट ने परचेज किया है, उसकी मैराथन सीरीज देखने लग गए हैं। ठीक है, बहुत इफेक्टिव है लास्ट डे के लिए। जिनके पास नहीं होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक है। ऑलरेडी 4 पेपर के एलडीआर मैंने बना रखे हैं, प्लस डीटी एंड एससीएमपी ग्रुप 2 के लिए कॉम्बो ऑफर भी चल रहा है, जाके वहाँ से परचेज कर सकते हैं। सब बात करते हैं एडिशनल क्वेश्चंस की, जो इस बार के एमटीपी आरटीपी में कसम से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आईसीएसई ने पुट किए हैं। बिकॉज थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन का यहाँ पे खेल है, जो भी खेल है इंटरप्रिटेशन का है, तो इसको मैं यहाँ पे निकाल के रख दिया हूँ। सर इसको मैंने 3 कैटेगरी में आपको डिवाइड किया है। ठीक है, पहला हार्ड लेवल कि हाँ थोड़ा सा यहाँ पे आप फंस सकते हो। ठीक है, दूसरा है मीडियम लेवल एंड तीसरा है इजी लेवल कि यस यहाँ पे आप क्वेश्चंस को ज़्यादा रीड आउट नहीं करोगे, स्पीड में पढ़ के आप आगे निकल सकते हो। तो मैंने 3 लेवल में इसको चैप्टर वाइज आपको बाइफरकेट कर दिया है। तो जब भी रिवीजन करने बैठोगे हार्ड वाले लेवल के क्वेश्चन को एडजस्टमेंट को जरूर देख के जाना, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन लगते हैं आईसीआई को पता है यहाँ पे बच्चे गिरेंगे। सर आज स्टार्ट करते वीडियो को, ज़्यादा लंबा डिस्कशन नहीं करते। ठीक है, बहुत स्पीड में चलेंगे एंड सारे क्वेश्चंस को ओवरव्यू करेंगे। ऐसे ही आपको एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन बहुत जोरों से तैयार हो रही होगी, स्टार्टिंग हो चुकी होगी। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हार्ड लेवल से स्टार्ट करते हैं, फिर लास्ट में अपन स्लो लेवल या इजी लेवल पहुंच जाएंगे। सर महागुन फर्नीचर लिमिटेड इज द बिग फेम। ठीक है, अब देखो क्वेश्चंस बहुत अच्छा है, ये वाला ये क्वेश्चन दिमाग समझ आराम समझना। महागुन फर्नीचर, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि कौन सा इंडस्ट्री में फर्नीचर, बिकॉज गेम आगे बढ़ने वाला है। ठीक है, इन द बिग फेम नेम इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिजाइनर ऑफिस फर्नीचर। सर क्या क्या काम कर रहा है, ये फर्नीचर का काम कर रहा है। ठीक है, शेयर्स ऑफ ए कंपनी लिस्टेड, लिस्टेड है भाई साहब, लिस्टेड कंपनी है। ठीक है, लिस्टेड है इन द स्टॉक एक्सचेंज। देयर आर 7250, कितना बोल रहा हूँ मैं, 7250 रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स है, जिसमें से आउट ऑफ विच 900 शेयर होल्डर्स आर सच ए होल्डर हु होल्ड 180, मतलब 900 ऐसे लोग हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं, 900 ऐसे लोग हैं। ठीक है, 900 ऐसे लोग हैं जिन्होंने 180 या उससे कम, ठीक है, या मान लो 180, सपोज मान लो ये बंदा, ठीक है, मिस्टर ई, इसने 180 प्रेफरेंशियल होल्ड किए। मिस्टर बंदा मिस्टर डी, इसने मान लो 90 प्रेफरेंशियल होल्डर किए। मिस्टर सी, इसने मान लो 60 प्रेफरेंशियल होल्ड किए। ठीक है, तो 900 ऐसे लोग हैं जिन्होंने 180 या उससे कम प्रेफरेंशियल होल्डर्स होल्ड करके रखे हैं। यहाँ थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकता है। ठीक है, 180 से ज्यादा नहीं। एंड उसकी फेस वैल्यू क्या है सर, 100, मतलब मैक्सिमम लेके चलो तो कोई बंदा अगर 180 भी होल्ड कर रहा है तो मैक्सिमम लेके चलता हूँ, तो 180 इंटू 100 कितना हुआ सर, 18,000। सब मार्केट वैल्यू नहीं, सर मार्केट वैल्यू नहीं देखना, बिकॉज अब जो क्वेश्चन आपको हिंट आगे आएगा, आगे हिंट मिल जाएगा, दैट इज स्मॉल शेयर होल्डर पूछ रहा है। तो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बारे में हमें नॉमिनल वैल्यू दैट इज फेस वैल्यू 20,000 देखना पड़ता है शेयर होल्डर्स का। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि देखो क्या बोला है, 900 ऐसे लोग हैं, ठीक है, जिन्होंने 180 या उससे कम प्रेफरेंस शेयर होल्डर होल्ड कर रखा है। तो मैं लीस्ट में लेके चलता हूँ एक और मैक्स में लेके चलता हूँ 180। तो कहीं कहीं ये 900 सारे लोग हैं, इन्होंने 18,000 रुपये तक मैक्सिमम अमाउंट भी लेके चलता हूँ, तो 18,000 तक के शेयर वैल्यू होल्ड किए, जो कि 20,000 से कम है। तो ये सारे स्मॉल शेयर होल्डर कैटेगरी में आ सकते हैं। ठीक है, पहला कंडीशन सेटिस्फाइड। अब सर सुनो, मार्केट वैल्यू नहीं कंफ्यूज करने देगा, मार्केट वैल्यू आपको फेस वैल्यू ढूंढना है, नॉमिनल वैल्यू ढूंढना है। ठीक है, 786 शेयर होल्डर्स। ठीक है, अब बोला 900 में से 786 शेयर होल्डर्स जो ऐसे हैं जिन्होंने नोटिस दिया, ठीक है, जिन्होंने नोटिस दिया कंपनी को कि अपॉइंट करो मिस्टर मनी को। सर तोड़ते क्वेश्चन को पहला पॉइंट पे हिंट पे आता है, बिकॉज देखो जब भी केस स्टडी क्वेश्चन आएंगे आपका पहला हिंट आपको फर्स्ट क्वेश्चन के 2-3 लाइन से मिल जाएगा। नोटिस मूव बाय प्रेफरेंस होल्डर नॉट बाय इक्विटी होल्डर। बोला अगर प्रेफरेंस होल्डर नोटिस दिया तो क्या ये सही हो सकता था? यस सर हो सकता था, बिकॉज 900 है। ठीक है, अगर हम 7250 का हमें जैसे पता है कि 1000 और 1/10, ठीक है, तो 1000 तो नहीं हो पाया, बट 7250 का 1/10 दैट इज 725 मेंबर्स समझ लो, तो 900 तो लोग होल्डर कर ही रहे हैं। और यस यहाँ पे इक्विटी भी देखेंगे, प्रेफरेंस भी देखेंगे, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स वाला भी चल सकता है और प्रेफरेंस वाला भी चल सकता है। तो प्रेफरेंस वाला अगर नॉमिनल वैल्यू 20,000 से कम है तो वो भी जा सकते हैं। यहाँ पे कंफ्यूजन करने के लिए आपको क्या दे दिया, क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी जा सकते हैं? सर वहां लिखा है शेयर होल्डर्स, एंड शेयर होल्डर्स में इक्विटी प्रेफरेंस दोनों काउंट होता है। सर वोटिंग पावर लिखता तो देन इक्विटी लेते, बिकॉज वोटिंग पावर इक्विटी वाला ही पास है, बट उसमें भी घुमा देता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का क्यूमुलेटिव डिविडेंड 2 साल नहीं मिला, इंटर का बात है, तो किसी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस 2 साल नहीं मिला तो उनके पास ही वोटिंग पावर आ सकता है, फिर वो भी काउंट होते हैं। तो बहुत कुछ लॉजिकल है। तो वहां पे लिखा है शेयर होल्डर्स, तो शेयर होल्डर्स मतलब क्या हुआ सर, प्रेफरेंस भी एंड इक्विटी भी। तो प्रेफरेंस वाला 900 लोग हैं, 900 में से 20,000 से कम ही वैल्यू है, तो ये 1000 और 1/10 तो 725 चाहिए, हम तो 900 प्रेफरेंस होल्डर है। यस हमारा भी नोटिस टेनेबल होगा, हमारी नोटिस वैलिड होगा।
अब दूसरा पूछ रहा है नोटिस मूव बाय लेस देन 1000 शेयर होल्डर्स। अब नोटिस जो 1000 शेयर होल्डर से कम मूव किए थे, क्या वो भी वैलिड होगा? सर इसके बारे में बात कर लो। सर 1000 तो एक क्राइटेरिया है, 1000 तो एक क्राइटेरिया, अगर क्राइटेरिया को ध्यान से देखोगे तो 1000 और 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। तो सर 1000 और 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, दैट इज 1/10 ऑफ टोटल कितना हो जाएगा? 7250। यहाँ पे बस आपको इतना समझाना था, क्या प्रेफरेंस वाला भी काउंट होगा? तो यस, बिकॉज अगर मैक्स भी लेके चलते हैं तो 18,000 रुपया, उससे कम ही सबका होना ही है। अगर कोई एक भी होल्ड कर रहा है, 900 लोग में से इतना बोल दिया कि कोई एक से लेके 180 तक होल्ड कर रहा है, जिसकी 100 रुपये वैल्यू है, तो 18,000 तक मैक्सिमम लेके चलेंगे सेफ साइड में, तो दैट इज 20,000 से कम है। तो क्या प्रेफरेंस होल्डर भी जा सकता है? यस, अगर 1/10 या 1000 में से लोअर में सेटिस्फाइड हो गया तो जा सकता है। सर बोल रहा 1000 से कम है, अरे भाई समझा तो दिया ऊपर कि 1/10 और 1000 विच एवर इज लोअर। तो 1/10 अगर 7250 निकालते हैं, दैट इज 725। तो यहाँ भी 786 लोग भी जा रहे हैं तब भी सेटिस्फाइड, यहाँ 900 लोग जा रहे हैं तब भी सेटिस्फाइड, ठीक है। अब बोला वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय सम ऑफ सच 70 शेयर होल्डर्स हु मूव नोटिस मे बी अबव द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ INR 20,000। अभी देखो दो आंसर मैं साथ समझाऊंगा। 4 क्या बोला? मिस्टर मनी इज अ स्मॉल शेयर डायरेक्टर एट स्काई लैक फर्नीचर। अब सुनो, एक लाइन तुमने पढ़ लिया, अब सुनो पहले इसका ध्यान रखो। देखो 786 शेयर होल्डर्स आउट ऑफ 900, उस 900 में से 786 ऐसे शेयर होल्डर्स थे जिन्होंने नोटिस दिया मिस्टर मनी को कि एक स्मॉल शेयर डायरेक्टर बने, ठीक है, फॉर 5 ईयर्स के लिए। सुनते जाना, ठीक है। हु इज ऑलरेडी स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर इन स्काईलार्क, मतलब जिसके बारे में मान लो आप किसी को बोल रहे हो कि भाई मुझे इसे स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट करवाना है, और वो बंदा ऑलरेडी किसी और कंपनी में स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर है, तो क्या हो सकता है? सर पहला आंसर आ गया आपका, यस सर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बंदा दो जगह SSD हो सकता है, स्मॉल शेयर डायरेक्टर हो सकता है। बट शर्तें क्या है कि दूसरे कंपनी में जो हो रहा है ना, वो पहले कंपनी का कॉन्ट्राडिक्ट या पहले कंपनी का कॉम्पिटिटर नहीं होना चाहिए। मतलब पहला अगर फर्नीचर बिजनेस में है तो वो दूसरे वाला में फर्नीचर बिजनेस में नहीं होना चाहिए। तो सर देखो, महागुन फर्नीचर बिजनेस में थी, यहाँ पे से मिस्टर मनी को एज SSD अपॉइंट करने के लिए बोला जा रहा था, बट महागुन फर्नीचर बिजनेस में है एंड मनी ऑलरेडी से स्काई लार्क में फर्नीचर बिजनेस में है, तो दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कॉम्पिटिटर बिजनेस वाले हो गए, तो नहीं हो सकता है सर। सर यहाँ पे मैं बोलता हूँ, यहाँ पे वो फ्रूट्स बिजनेस में है तो 10 हो सकता था। सर तीसरा भी होना चाहिए, तीसरा नहीं हो सकता, दो ही हो सकता है SSD, तो ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। पहले देख लो, पहले समझा दिया ऐसे ऐसे स्मॉल शेयर डायरेक्टर होते हैं। स्मॉल शेयर डायरेक्टर मींस ऐसे जिनका नॉमिनल वैल्यू नॉट मोर देन 20,000, नॉमिनल वैल्यू 786 20,000, ठीक है, इतना इतना इतना, ठीक है। 180 समझा दिया मैंने, अगर लेस हाईएस्ट केस में 180 होगा तो 180 इंटू 100 18,000 होगा, डेट इज 20,000 से कम है। तो फर्स्ट केस में क्या हुआ? इन कंप्लायंस विद अवर प्रोविजन इट कैन बी एनी शेयर होल्डर्स इधर इक्विटी और प्रेफरेंस, कोई भी हो सकता है, इक्विटी प्रेफरेंस। तो यहाँ पे प्रेफरेंस का एक नया पॉइंट ऐड किया था इसी ने, तो ये चीज ध्यान रखना है। नॉमिनल वैल्यू नॉट मोर देन 20,000, 20,000 तक चलेगा, ठीक है। कंडीशन 2 क्या है? एनी लिस्टेड कंपनी अपॉन नोटिस ऑफ नॉट लेस देन 1000 शेयरहोल्डर्स और 1/10 ऑफ टोटल नंबर्स। यहाँ बच्चा अगर क्या करता है, 1/10 ऑफ वैल्यू देखता है, नहीं नंबर्स देखना है, विच एवर इज लोअर। तो 7250 का 1/10 कितना हो गया? 725। तो 786 लोग लेके गए थे, तो नोटिस वैलिड है, भले 1000 नहीं होगा, बट सेकंड क्राइटेरिया सेटिस्फाइड हो गई हमारी, ठीक है। तीसरा क्या बोला है? रूल 7 डज नॉट प्रोहिबिट द स्मॉल शेयर डायरेक्टर फ्रॉम होल्डिंग शेयर्स। क्या बोल रहा है यहाँ पे? सुनो, वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय सम ऑफ सच 786 शेयरहोल्डर्स हु मूव नोटिस में अबव द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ INR 20,000 रुपीज। एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ कुछ और हिंट कर रहा है, इसको देख लेते हैं। पहले चौथा देखो, Rule 7(8) provide that no person shall hold the position of small share director in more than two companies at the same time, provided the second company in which he has been appointed shall not be in a business of competing। मतलब हाँ, फर्नीचर नहीं हो सकता, फर्नीचर फ्रूट्स हो सकता, फर्नीचर फ्रूट्स और एक और ले लो, वो 3 नहीं हो सकता, 2 हो सकता है, बट दोनों में एक दूसरे का कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होना चाहिए। एंड तीसरा कहने को ये मतलब होगा कि यार मान लो वो 20 से ऊपर चल गया तो वो SSD में काउंट तो होगा नहीं, पहली बात। दूसरा क्या है कि मान लो कोई बंदा शेयर होल्ड कर सकता है जिसको हम डायरेक्टर बनाना चाहते हैं, यस कर सकता है, ठीक है। तो कोई प्रोहिबिट नहीं है स्मॉल शेयर डायरेक्टर्स को लेके फ्रॉम होल्डिंग द शेयर्स, ठीक है, वो शेयर्स होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। वो यही बोला है कि देखो यहाँ पे बोला है कि 786 ऐसे शेयर होल्डर्स है जिन्होंने शेयर होल्डिंग होल्ड किया था, ठीक है, जो अबव थ्रेशोल्ड लिमिट है 20,000 थी, वहां तक की शेयर होल्डिंग होल्ड की थी, तो चलेगा 20,000 तक, ये हमें देखना पड़ता है। एंड किसी को और को हम रोक नहीं सकते शेयर होल्डिंग से, वो शेयर होल्डिंग होल्ड कर सकता है। बट ऑलरेडी कोई कंपनी में मान लो जिसको आप बनाना चाह रहे, एक चीज क्वेश्चन और ऐड हो सकता है, मान लो आप मिस्टर मनी को बनाना चाहते हो, मनी ऑलरेडी उस कंपनी में कुछ डायरेक्टर था, शेयर होल्डर था, ठीक है, अब उसको SSD बनना चाहते हो तो उसका फोलियो नंबर भी देना पड़ता है। मतलब दो तरीका है सर, मान लो किसी नए पर्सन लेके आए, उसका कंपनी में कोई शेयर नहीं है तो फोलियो नंबर नहीं जाएगा,
ऑलरेडी कोई मेंबर है जिनके पास 2 शेयर है, उसको आप एसएसडी बनाना चाहते हो तो इसका फोलियो नंबर जाता है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, ठीक है। तो ये चौथा 4 पार्ट्स थे। तो यहाँ पे क्या हो गया, मनी इज नॉट एलिजिबल बिकॉज क्या है, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट बिजनेस में वो डायरेक्टर है। आ जाओ सर सेकंड क्वेश्चन पे। मिस्टर श्रीनाथ, अब यहाँ पे एक एक चीज में लिखूंगा, ठीक है। श्रीनाथ, स्मृति, ठीक है, स्मृति एंड इरफान आर डायरेक्टर्स। अब देखो सर यहाँ पे बताया नहीं है कौन सा डायरेक्टर, तो अब कॉन्फ्लिक्ट मत करना, ऐसे ही फंसाएगा आपको फाइनल लेवल पे। थोड़ा सा बुद्धि लगाना यहाँ पे, सर एमडी एमडी कुछ नहीं, अरे रुको पूरा क्वेश्चंस पढ़ना आराम से। डायरेक्टर्स मतलब अभी कुछ क्लियर नहीं समझ आ रहा, ठीक है। ऑफ प्रोटीज स्पोर्ट लिमिटेड विच इज रिनॉन ब्रांड ऑफ स्पोर्ट्स आइटम। अब ठीक है, अब देखो 3 लिख दिया हमने, श्रीनाथ, स्मृति, इरफान, ठीक है। अब बोला मिस्टर राहुल, एक राहुल की एंट्री हुई, इज ए एमडी। अब ये देख क्लियर हो रहा है कि यस अब ये एमडी है, राहुल एमडी है, ठीक है। एंड देयर मिस्टर इरफान इज अ होल टाइम डायरेक्टर। इरफान क्या हुआ, होल टाइम डायरेक्टर, WTD, ठीक है। हुज 4 years ऑफ टेन्योर इज स्टिल देयर, 4 साल का टेन्योर क्या बाकी अभी इसका बाकी है, ठीक है। द एनुअल एवरेज जनरेशन ऑफ मिस्टर राहुल, मिस्टर श्रीनाथ, मिस्टर राहुल, मिस्टर श्रीनाथ, मिसेस स्मृति एंड मिस्टर इरफान आर 84 लाख, ठीक है। राहुल 21 लाख, 18 लाख एंड 48 लाख, ठीक है। PSL एक्वायर्ड बाय रॉकमैन स्पोर्ट्स, PSL जो था वो एक्विजिशन हो गया, उसका एक्विजिशन चला गया, एक्वायर्ड कर लिया रॉकमैन स्पोर्ट्स ने। मिस्टर श्रीनाथ, मिसेस स्मृति, मिस्टर इरफान लॉस देयर ऑफिस। श्रीनाथ, स्मृति, इरफान तीनों ने क्या किया, ऑफिस लॉस कर लिया, ठीक है। एक्विजिशन वजह से लॉस ऑफ ऑफिस हो गया इनका। मिस्टर राहुल ऑल्सो लॉस्ट हिज ऑफिस, राहुल का भी लॉस हो गया, एमडी जो था, ठीक है। बट उसको सेम पोजिशन मिल गया, ठीक है, बट इज अपॉइंटेड एज द एमडी ऑफ रिकंस्ट्रक्टिंग कंपनी, सेम पोजीशन मिल गया। लॉस ऑफ ऑफिस तो हुआ उस कंपनी में से, जिस कंपनी में PSL कंपनी था वहां से लॉस ऑफ ऑफिस हो गया, बट जो नई कंपनी गई वहां पे उसको सेम पोजीशन मिल गया, ठीक है। ऑल ऑफ देम डिमांडिंग, अब भाई सब चारों रो रहे हैं कि मुझे कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस चाहिए। इनमरेट एनालाइज एज पर द गिवन प्रोविजन। देखो सर सिंपल सी बात है, अब यहाँ पे डायरेक्टर्स लिखा है, बट उसके बाद ICI जो क्वेश्चन जो ड्राफ्ट किया वहां पे किस क्लियर किया है, क्या क्लियर किया है, इरफान को WTD में कैटेगरी में डाला, राहुल को MD कैटेगरी में डाला, एंड इन दोनों को कोई कैटेगरी नहीं दिया। तो इससे एक साइलेंट एजम्पशन बन रहा है कि ये नॉर्मल डायरेक्टर्स है, या आप ऐसे बोल सकते हो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं। सर सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए, कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस किसको मिलता है? सर ओनली फॉर द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जो आपका MD होता है, WTD होता है, मैनेजर होता है, की मैनेजर पर्सन उनको मिलता है, नॉट फॉर द ऑर्डिनरी डायरेक्टर्स। इस पे क्वेश्चन भी ICI ने पूछा था, MCQ आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है। बहुत ऐसे केस स्टडी बना के ICI पूछ सकता है, हमेशा याद रखना है। MCQ इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज ये केस स्टडी बना के 4 टाइप के आंसर निकाल देगा और फंस जाओगे यहाँ पे, बिकॉज आपको प्रोविजन दिमाग में रहेगा नहीं। तो सर दोनों क्या बचे, नॉमिनल डायरेक्टर, नॉर्मल डायरेक्टर, ठीक है। अब बोला कि क्या, अब चारों ने डिमांड कर दिया, तो सबसे पहले हम बोलेंगे श्रीनाथ और स्मृति आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज आप क्या हो, आप नॉर्मल डायरेक्टर्स हो, आपको नहीं मिलेगा। अब क्या राहुल ने भी डिमांड करना स्टार्ट कर दिया, मैं क्रक्स समझा रहा हूँ, नीचे आंसर पढ़ दूंगा, ठीक है, समझो, समझने में ध्यान रखो। सर राहुल ने भी डिमांड करना स्टार्ट कर दिया। कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस कब मिलता है? कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस कब मिलता है? जब आपको एक कंपनी से निकाला जा रहा है, ठीक है। बट कब नहीं मिलता? जब आप खुद की मर्जी से निकल रहे हो, जब आपकी वजह से कंपनी का डूब गया, पूरा नैया डूब गई, क्या हो गया, वाइंडिंग अप हो गया आपकी वजह से, आपने फ्रॉड किया, ठीक है। या मान लो कंपनी में आपका रिकंस्ट्रक्शन हुआ, एमलगेमेशन हुआ, और सेम कंपनी में जहाँ पे दूसरी कंपनी में, तो वहाँ पे आपको सेम पोजीशन मिला, फिर आप क्यों कंपनसेशन मांग रहे हो? भाई साहब आपकी पोजीशन को डिग्रेड तो नहीं किया हमने। तो राहुल जी आपको तो MD का पोजीशन मिला ही था, तो आप क्यों कंपनसेशन चिल्ला रहे हो? आपको भी कंपनसेशन नहीं देंगे, तीनों कंपनसेशन नहीं देंगे। सब मिलेगा किसको? इरफान भाई को मिलेगा। सर जो WTD है, बिकॉज मिल तो जाएगा, बिकॉज की मैनेजर पर्सन में से, MD डायरेक्टर्स में से, WTD में से, ठीक है। अब सर बात करते किसको मिलेगा, सबसे पहला आंसर आता है हमें इरफान को मिलेगा, ठीक है। आंसर वही है, कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस किसको? मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम पर्सन, मैनेजर। ए कंपनी मेक पेमेंट टू MD इन बट नॉट एनी अदर डायरेक्टर, नॉट एनी डायरेक्टर, जो कि हमारा यहाँ पे श्रीनाथ और स्मृति थी, ठीक है। बाय वे कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस फॉर रिटायरमेंट ऑफिस विच सच लॉस इन मिस्टर स्मृति एंड मिस्टर श्रीनाथ are not eligible, ठीक है। no payment shall be made, director resign from his office as the result of reconstruction, reconstruction हो रहा है तो कोई पेमेंट नहीं मिलेगा, बिकॉज वहां पे क्या एंड बिकॉज वो अपॉइंटेड हुआ है सेम WTD मैनेजर ऑफ अदर ऑफिसर ऑफ द रिकंस्ट्रक्टेड कंपनी, तुमको सेम पोजीशन दे दी है तो काहेगा रो रहे हो तुम, फिर तुम्हें कंपनसेशन किस बात का? तो राहुल भी एलिजिबल नहीं है, ठीक है। ओनली मिस्टर इरफान विज एलिजिबल फॉर कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस। अब देखो क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट ध्यान को, पहले पूछा कि किसको मिलेगा, लास्ट पूछता है अमाउंट क्या होगा। सर इरफान का कितना था? 48 लाख। कितना टाइम बाकी था इरफान का? 4 ईयर बाकी था। तो हम लॉ पढ़ते पहले निकालेंगे टेन्योर, 4 ईयर और 3 ईयर, विच एवर इज लोअर दैट इज 3 ईयर्स। अब 48 साल का लास्ट निकाल लो, एवरेज 3 साल का, तो दैट इज 144 समथिंग कुछ आएगा, 144 करोड़ 48, बिकॉज 4 साल बाकी था और सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 3 ईयर, विच एवर लोअर दैट इज 3 ईयर, तो 48 लाख
1 साल का है, तो दैट इज 144 करोड़ उसको मिल जाएगा। ठीक है, चलो सर ये लाजवाब क्वेश्चन है। ये मैंने लेटेस्ट टेस्ट में पूछा था, बच्चे गिरे थे बोले सर ये फॉरेक्स वॉरेक्स क्यों दे रहे हो। अरे बहुत इजी क्वेश्चन है, बट मैं इसको इसमें हार्ड कैटेगरी में रख रहा हूँ बिकॉज थोड़ा सा आपको यहाँ पे अटेंशन मोड में आना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले तो ये पूछ रहा है उसमें 50%। सर सबसे मैं समझा दूं कि कोई फॉरेन कंपनी है, ठीक है, उसका अगर 50% भी, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मोर देन लेस देन, सुनो 50% भी पेड अप शेयर कैपिटल, 50% भी इक्विटी या प्रेफरेंस, कौन, या तो इंडियन सिटीजन कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, या इंडियन कंपनी, या कोई भी कॉम्बिनेशन में। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, इंडियन सिटीजन, इंडियन कंपनी, कोई भी कॉम्बिनेशन में 50% भी, मतलब 12 लाख है, 6 लाख भी, मतलब 50% भी अगर होल्ड कर रहे हैं, या तो अकेला इंडियन सिटीजन, अकेला इंडियन कंपनी या कॉम्बिनेशन, तो ये मानी जाएगी डीम्ड इंडियन कंपनी या डीम्ड इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। ठीक है, अब सर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आईसीआई का ध्यान अभी भी सेक्शन पे है। मई 22 में आईसीआई ने टेस्ट किया था, एंड अगेन मुझे लग रहा है एक अटेम्प्ट के बाद फिर इस क्वेश्चन पर टेस्ट होने वाला, या तो ये वाला क्वेश्चन, या तो आपको वो डिस्प्ले ऑफ नेम वाला, ऑफिस वाला। ठीक है, इस पर मैंने वीडियो एलटीआर ने बनाया था। अब सुनो सर, जेल पावर इज अ फॉरेन कंपनी, बोला जीपीएल इज अ फॉरेन कंपनी कैरिंग बिजनेस इन इंडिया ऑल्सो, इट इज स्ट्रिक्टली ऑब्जर्विंग that the provisions state a foreign company इतना, why registered ROC Delhi's opinion that JPL apart from observing the provision इतना बकवास also need to observe other provision इतना। अब देखो मैं आंसर पढ़ रहा हूँ क्या, नहीं ठीक है, मेरे को लगा आंसर कॉपी हो गया। ठीक है, अब देखो जेडपीएल इज नॉट एग्री रजिस्ट्रार एंड कंटिन्यू टू ऑब्जर्व ओनली प्रोविजन व्हिच आर एप्लीकेबल टू फॉरेन कंपनी। बोल रहा है कि मुझे तो सिर्फ फॉरेन कंपनी का एप्लीकेबल होगा, कोई इंडियन कंपनी के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा, बिकॉज मैं तो इंडियन कंपनी हूँ ही नहीं। अब भाई तुम हो या ना हो, अभी हम चेक करेंगे, अभी अपन जो सी है ना वो चेक करेंगे कि तुम हो कि नहीं, हम कंपनी लोग अच्छे से आता है। अब सुनो, जेपीएल का ऑर्डिनरी शेयर्स कितने हैं, आराम से करेंगे। ठीक है सर, 6 मिलियन, तो 6 मिलियन को मैं आराम से लिखूँ तो दैट इज 60, वैसे ही 1 100 100 लाख। ठीक है, कितना का सर है पेड अप वैल्यू, ₹2, तो अपन का कितना आ गया 1.2 करोड़। ठीक है, 12 मिलियन या 1.2 करोड़, 1 मिलियन टू 10 लाख, तो 1.2 करोड़। सर देखो प्रेफरेंस और इक्विटी नॉट डेट, तो डेट को काट दो। ठीक है, अब आता है ऑर्डिनरी इक्विटी हो गया, अब प्रेफरेंस की बारी, मतलब ये टोटल निकाल ले, ये बोला है कि टोटल है, जो जेपीएल है उसका ये टोटल है। ठीक है, प्रेफरेंस वाला कितना है 1.2 मिलियन। ठीक है, 1.2 मिलियन दैट इज 12 लाख। ठीक है, 12 लाख। ठीक है, कितना रुपया, ₹10, तो ये भी आपका आ गया 1.2 करोड़, तो टोटल से कितना आ गया 2.4 करोड़। ठीक है, मान लो 12 + 12 24 मिलियन, तो यह 2.4 करोड़ या 24 मिलियन। ठीक है, अब ये इसका टोटल है। अब मैंने क्या बोला 50% भी अगर इंडिया वाला होल्ड कर रहा है तो गेम बन जाएगा अपना। अब सर आते हैं इंडिया वाले के पास। ठीक है, आउट ऑफ विच, अब इसमें से मिस्टर त्रिशी हु इज इंडियन सिटीजन, पहला लगा तीर निशाने पे, सर त्रिशी जो इंडियन सिटीजन है, ठीक है, वो कितना ऑर्डिनरी शेयर्स होल्ड कर रहा है इक्विटी वाला, 293270। ठीक है, अब हमें पता है कि इसने इक्विटी 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 लिख देते हैं। ठीक है, आराम से आते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस अलग अलग करेंगे। ठीक है, मिस्टर नीरव इंडियन सिटीजन जो प्रेफरेंस होल्ड कर रहा है, नीरव सब प्रेफरेंस कितना होल्ड कर रहा है 109205। ठीक है, अब जेपीएल जो जेडपीएल ऊपर वाला था। ठीक है, फिर एक इंडियन कंपनी है सर, इंडियन कंपनी इक्विटी, इंडियन कंपनी इक्विटी ऑर्डिनरी शेयर्स इक्विटी इंडियन कंपनी, मैंने क्या बोला कोई भी कॉम्बिनेशन में होल्ड करना चाहिए 50%, कितना होल्ड कर रहा है सर 67220। ठीक है, अब और क्या है, यही इंडियन कंपनी प्रेफरेंस भी होल्ड कर रही है, तो प्रेफरेंस का इधर लिख देते हैं, कितनी होल्ड कर रही है 142,142,320, यहां तक काम बन गया। फिर एक राज इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है, ये भी एक इंडियन कंपनी है, वो कितना एक प्रेफरेंस होल्ड कर रही है सर, राज को यहां लिख देते हैं प्रेफरेंस में, कॉलम में कितना होल्ड कर रही है 393475। सर देखो हमने पूरा लिख दिया, इक्विटी वाला इतना है। ठीक है, जिसने त्रिशिल एंड इंडियन कंपनी जो थी हमारी, जो भी राज इन्वेस्टमेंट, जो भी इंडियन कंपनी हमने नोट किया था। ठीक है, इंडियन सिटीजन नोट किया जो भी है, वो इक्विटी पोर्शन इतना है, एंड नीरव प्रेफरेंस इतना किया, प्रेफरेंस इतना किया इंडियन ये था, एंड प्रेफरेंस इतना हुआ। अब हमें पता है कि इसका नॉमिनल पेड अप वैल्यू कितना है सर ₹2। ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों शेयर्स को, और यहाँ पे कितना है ₹10 मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा सर, कैलकुलेट करके दिखाओ मुझे, कैलकुलेट करो भाई। ठीक है, 2932,780 इंटू
2932780 प्लस 67220 इंटू 2 इज 60 लाख, ठीक है, 60 लाख रुपीज। और नीचे आपका आ जाएगा 10109 प्लस 142 320 प्लस 393475, ठीक है, 6,45,000 इंटू 10, तो 64,50,000। अगर आप दोनों को ऐड करोगे तो आपका आएगा 60 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 60 लाख और 64 लाख, 1,24,50,000, तो ठीक है। तो 2,40,00,000 अगर डिवाइड करोगे तो 1,20,00,000, तो ये 1,24,00,000 50% ज़्यादा है तो डिवाइड करोगे तो 51% आएगा। एंड 50% या 50% से ज़्यादा है तो ये डीम्ड इंडियन कंपनी होगी। सर आराम से करना, इक्विटी पोर्शन अलग कर देना, इंटू पेड अप कैपिटल निकाल देना, इक्विटी वाला आ गया यहाँ पे, प्रेफरेंस वाला आ गया यहाँ पे, इंटू 10 इसका पेड अप वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। इक्विटी वाले का 2 है, निकाल लोगे तो आपका इक्विटी का आएगा 60 लाख और यहाँ आएगा 64,50,000। दोनों को कैलकुलेट करोगे 1,24,50,000, टोटल 2,40,00,000 है, डिवाइड बाई 50% करोगे तो 1,20,00,000, तो आपका 1,24,00,000 मतलब ज़्यादा आ गया 50% या उससे ज़्यादा। तो यस, दैट इज डीम्ड इंडियन कंपनी। तो वही है, एनी कंपनी वन और मोर इंडियन सिटीजन, वन और मोर कंपनीज बॉडी कॉर्पोरेट, वन और मोर सिटीजन इंडिया कंपनी कॉर्पोरेट इंडिया, विद सिंगली और एग्रीगेट, हो सकता है अकेला कोई बंदा या कुछ भी, ठीक है, या मिला के इंडियन कंपनी, देखिए सारे इंडियन होने चाहिए। कल के एक आपको यहाँ पे डाल सकता है एक फॉरेन कंपनी, तो कंफ्यूज मत होना, डेट इज इंडियन कंपनी चेक करना में, ठीक है, उसको नहीं लेंगे, एंड डेट नहीं लेंगे, सिर्फ इक्विटी एंड प्रेफरेंस लेंगे। तो यहाँ पे वही है, टोटल ऑर्डिनरी शेयर्स निकाल दिया इसने इतना इतना, ठीक है, जो 6 मिलियन हमारा 60 लाख रुपीज़ आया, ठीक है। और यहाँ पे हमारा 64,50,000 आया, जो कि आप देख रहे हो 6.45 मिलियन अगर लैक्स में करोगे तो आपका टोटल मिला के आ गया 20, इधर ऊपर बता दिया 12 + 12 = 24, और आपका इसमें आ गया 12.25, जो कि आपका ज़्यादा है, दैट इज डीम्ड इंडियन कंपनी। एंड आपको फॉरेन कंपनी के साथ साथ इंडियन कंपनी को भी अप्लाई करना पड़ेगा। सो 4th नंबर क्वेश्चन, ये तो मुझे लगा कि यार ये क्यों पूछ रहा है ICI, मतलब या तो उसको लगता है कि हम कैलेंडर लेके बैठने वाले एग्जाम में, या तो आपको एग्जाम में कैलेंडर देने वाला है, या तो आपको एग्जाम में पूरा आपको 1 महीने का कैलेंडर बना के देगा, ठीक है, या तो कैलेंडर मिलेगा या तो कैलेंडर बना के देगा। अगर ICI इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो सच में ये एक्सपेक्टेड नहीं है इस टाइप क्वेश्चन, ठीक है। नॉर्मली आपको बस इतना याद रखना है, इसको मैं आंसर के साथ पढ़ूंगा, इसमें थोड़ा सा रट्टाफिकेशन है। अब ये डिक्टो क्वेश्चन तो मेरे को लगता है चांसेस नहीं होगा कि इस तरीके से ICI पूछेगा, या तो पूरा प्रॉपर एक अच्छा से क्वेश्चन ड्राफ्ट करेगा MCQ बेसिस में, बिकॉज आप जब आंसर देखोगे खुद शॉक हो जाओगे। क्या बोल रहा है, मॉडर्न फर्नीचर लिमिटेड, सेबी का क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, बट इसके आंसर्स में जो लास्ट में एक पॉइंट पूछा ना इसने कि कट ऑफ डेट, अरे यार ये नहीं बता सकता कोई भी, बिकॉज यहाँ पे वर्किंग डेज का गेम है, एंड कुछ सैटरडे संडे हम काउंट करते नहीं है। एंड 9 जनवरी को जब मीटिंग है उससे पहले सैटरडे संडे कौन सा डे हमें कहाँ से पता चलेगा, अब इतना तो हम याद करके जाएंगे नहीं 365 दिन में से कौन सा सैटरडे कौन सा संडे है। तो बोला लिस्टेड कंपनी डीलिंग इन फर्नीचर विद एक्सपर्टाइज इन स्पेस सेविंग फोल्डेड फर्नीचर्स, बोर्ड ऑफ एमिरेट थ्रू इस चेयरमैन ने इतना 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 कन्वे किया कि भाई साहब बोर्ड मीटिंग करो, जो एजेंडा ये सब होने वाले हमारे। बोर्ड मीटिंग कब है, बोर्ड मीटिंग कब है, देखो ये चीज़ बस इतना रखना, रिपोर्ट डेटिंग पूछेगा तुम्हें, ठीक है, बस ये चीज़ मैं तुम्हें ध्यान रखना चाहूँगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, सुनो। 9 जनवरी को बोर्ड मीटिंग है, ठीक है, बोर्ड मीटिंग कब है, 9 जनवरी को। आफ्टर एक्सप्लेनिंग द रिलेवेंट सेबी रेगुलेशंस प्रायर इंटीमेशन टू स्टॉक एक्सचेंज वेयर सर्टेन प्रपोजल टू बी कंसिडर्ड, यू आर रिक्वायर्ड टू लिस्ट द कट ऑफ इंटीमेशन इन ईच ऑफ इंडिपेंडेंट केस। सुनो सर, कंसिडर क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट, बोल रहा है कि क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट है तो कितने दिन पहले इंटीमेट करना है हमें सेबी को, ठीक है। सुनो यहाँ पहले मैं इसको पढ़ाता ही, प्रोविजन रिलेटेड टू द प्रायर इंटीमेशन ऑफ बोर्ड मीटिंग वेयर एनी ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजल इज टू बी मेड अंडर रेगुलेशन 29 ऑफ सेबी LODR। सर देखो कोई भी आप एजेंडा लेके आ रहे हो, सब एजेंडा से पहले एक प्रायर इंटीमेशन जाएगा, क्या हो जाएगा, एक प्रायर इंटीमेशन जाएगा, और हर एजेंडा का प्रायर इंटीमेशन जाने का डेट कुछ अलग अलग है। अगर आप कोई भी क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट, मंथली फाइनेंशियल रिजल्ट ये सब करते हो तो आपको एटलीस्ट लिख लेना ये आंसर को 5 क्लियर डेज, क्या बोल रहा हूं, एटलीस्ट 5 क्लियर डेज एक्सक्लूडिंग जिस दिन मीटिंग है एंड नोटिस डे, ठीक है, मतलब बीच का जो है ना वो प्रॉपर 5 होना चाहिए, जिस दिन नोटिस भेज रहे हो वो नहीं, जिस दिन मीटिंग है वो नहीं, एकदम क्लियर 5 क्लियर डेज, ठीक है, वर्किंग नहीं डेज नहीं बोल रहा है, 5 क्लियर डेज बोल रहा है। बहुत गेम है यहाँ पे वर्किंग डेज में एंड क्लियर डेज में, बहुत गेम है सर। क्लियर डेज में क्या संडे लेंगे, अरे लेंगे, सब लेंगे। अब सुनो,
सर तो क्या होगा, 9 जनवरी को मैं एक एक लेके चलता हूँ, ठीक है, यहाँ लिख दिया ना 5 क्लियर डेज, कुछ भी होगा फाइनेंशियल रिजल्ट्स के रिगार्डिंग बता रहे हो, चाहे वो क्वार्टरली हो, हाफ ईयरली हो, एनुअली हो, 5 क्लियर डेज। हो सकता है आपके एग्जाम में क्वार्टरली की जगह हाफ ईयरली आ जाए, तो क्या देना है, 5 क्लियर डेज, नॉट वर्किंग डेज। अब सर मान लो 9 तारीख को मीटिंग है, तो सर 5 दिन क्या होगा, 8, 7, 6, 5, 4, तो सर इंटीमेशन कब जाएगा सर, 3 को, बिकॉज 5 क्लियर डेज सर, 5 क्लियर डेज, ना नोटिस भेजने का डेट, ना बोर्ड ऑफ मीटिंग का डेट, 5 क्लियर डे चाहिए। तो 5 डे चाहिए तो हमें 3 को भेजेंगे, बिकॉज नोटिस डेट तो यही होगा, इंटीमेशन डेट। तो सर आंसर क्या आएगा, 3rd तारीख, ठीक है, दैट इज 3rd of January। अगर फाइनेंशियल रिजल्ट क्वार्टरली ऐसा मंथली भी होता तो यहाँ भी वही चीज़ करते, ईयरली होता वही चीज़ करते, तो ध्यान रखना है 5 क्लियर डेज, ठीक है, बीच का बस 5 डेज होना चाहिए। सर मान लो बोर्ड मीटिंग होता है 11 तारीख को, तो सर 10, 9, 8, 7, 6, तो 5 दिन आ गया, और 5वां दिन आपका नोटिस एजेंडा डे होगा, बिकॉज ये और ये डे काउंट नहीं करते, 5 क्लियर डे काउंट करते हैं, ठीक है। चलो सर दूसरा क्या बोला, प्रपोजल फॉर बाई बैक। अब देखो इसके रिगार्डिंग तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट है इसके अंदर, क्या क्या सब पढ़ो, प्रपोजल फॉर बाई बैक, डी लिस्टिंग, या फंड रेस कर रहे थ्रू आईपीओ, फर्दर एफपीओ, ठीक है, राइट इशू, अमेरिकन एडीआर, जीडीआर, ये सब है ना, तो रटना पड़ेगा इसको, कुछ भी क्वेश्चन में दे सकता है आपको। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन प्लेसमेंट, ठीक है, फॉरेन करेंसी एफसीसीबी, ठीक है, पढ़ा होगा एसएफएम में, डेट इशू, प्रेफरेंशियल इशू, डिटर्मिनेशन ऑफ इशू प्राइस, इसके रिगार्डिंग कोई एजेंडा जा रहा है तो आपको कितना दिन पहले बताना है। अब देखो बाईबैक की बात है, तो यहाँ पे बाईबैक ऑफ सिक्योरिटीज आ गया, तो यहाँ पे 2 क्लियर वर्किंग डेज। अब सर ये तो दिमाग खराब हो जाएगा आपका, यहां से आपको दिमाग खराब, बस इतना याद रखना कि बाई बैक, डी लिस्टिंग, एफपीओ, आईपीओ, जो भी जीडीआर एफडीआर चल रहा है ना, इसका 2 क्लियर वर्किंग डेज है। सर ऊपर क्या था, 5 क्लियर डेज, नॉट वर्किंग डेज, यहाँ पे क्या है, 2 क्लियर वर्किंग डेज। तो सर 9 तारीख, अब मैं कैलेंडर तो नहीं खोल सकता यहाँ पे, ठीक है, फोन भी मेरा ऑफ हो गया, 9 जनवरी इज मंडे, ठीक है, तो सर 9 जनवरी मंडे है, तो 2 वर्किंग डेज क्या होगा, सुनो, अब यही बोला है, एक्सक्लूड करना है डेट ऑफ इंटीमेशन एंड डेट ऑफ मीटिंग, तो ये याद रखना, मीटिंग और डेट हटाना है, मतलब 9 जनवरी हटाना है, तो सर 2 डे क्या होगा, 8, 7 क्या आपका, 8 संडे है, 7 सैटरडे है, ठीक है, देन सर 2 दिन तो हुआ ही नहीं, फिर 6, 5, यस, नाउ 2 क्लियर डेज हो गए, तो 4 तारीख को आपको नोटिस दे देना होगा, ठीक है, रटने वाला है भाई, क्या कर सकते हैं आप, ठीक है। तो एक्सक्लूड करना, यहाँ भी इंटीमेशन डेट एंड डेट ऑफ मीटिंग, यहाँ भी इंटीमेशन एंड डेट ऑफ मीटिंग, यहाँ वर्किंग डेज है, तो आई से ने यहाँ बोल दिया कि सैटरडे संडे आर नॉन वर्किंग डेज, ठीक है। आ जाओ, तीसरा क्या बोल रहा है, चेंज इन इंटरेस्ट साइकिल ऑफ डिवेंचर, सुनो, यहाँ कहाँ पे ये, ठीक है, चेंज इन इंटरेस्ट साइकिल ऑफ डिवेंचर, आप कोई भी सिक्योरिटीज में चेंज कर रहे हो, ठीक है, चाहे आप इंक्लूडिंग कन्वर्टेबल डिवेंचर, या आप डिक्लेरेशन ऑफ बोनस सिक्योरिटीज, ठीक है, आप कोई भी सॉरी ये कोई भी अल्टरेशन कर रहे हो सिक्योरिटीज में, राइट और प्रिविलेज ऑफ द होल्डर्स, ठीक है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, बॉन्ड रिडम्पशन, इसके रिगार्डिंग आपको एटलीस्ट 11 वर्किंग डेज बताना है, एटलीस्ट 11 वर्किंग डेज बताना है। अब यहाँ पे वो एक्सक्लूडिंग इंक्लूडिंग कुछ नहीं बोला है, तो नॉर्मल सी बात क्या होगी सर, 9 जनवरी आपका है, ठीक है, तो 8, 7 आपका सैटरडे संडे ये हटाना है, ठीक है, 11 वर्किंग डेज है, सुनो, 7 हटाना, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है, मान लो 31, 30 हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे को कैलेंडर नहीं है, आप देख लेना, ठीक है, सैटरडे संडे हटेगा, आपको 11 दिन निकालना है, तो 29, 28, 27, 26 से कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 25। अब देखो, अब एक तो आपको कैलेंडर देखना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे क्या है, वर्किंग डेज की बात कर रहा है, तो एक बार देखो रट्टाफिकेशन है यहाँ पे यार, ये देखो ये क्वेश्चन बहुत लेस चांसेस, बस आपको इतना याद रखना है कि 11 वर्किंग डेज में लिखना है, बिकॉज देखो ये चीज़ तो मैं कैलेंडर रहेगा तब निकाल पाऊंगा, या आप नॉर्मल समझ सकते हो, ठीक है, अब इतना टाइम बचा नहीं कि अब मैं आपको कैलेंडर पढ़ाऊँ यहाँ पे, तो वो चीज़ याद रखना है कि यस 9 है एंड 23 है, तो यहाँ पे 11 डेज की बात कर रहा है, जहाँ पे सैटरडे संडे जो भी बीच में है उसको आपको एक्सक्लूड कर देना है, ठीक है। अब इतना दिमाग में, देखो इतना नहीं पूछेगा, ऐसे ही गारंटी बोल रहा हूँ मैं आपको, ये कैलेंडर वेलेंडर बिना के नहीं पूछेगा, अदरवाइज आपको नंबर मिल जाएंगे फ्री के, चांसेस है, ठीक है, ऐसा नहीं बोलना सर आ गया तो फ्री का नंबर। कन्वर्जन ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है, ये भी आपको इसमें ही फॉल करेगा, जिसमें आपको 2 वर्किंग डेज से पहले बताना है, तो सर वर्किंग डेज क्या हो गया, 9th, तो आपका आ गया 8, 7,
ये आपका संडे ही हो गया, तो 6/5 दैट इज 4, तो एक्सक्लूडिंग कर देना होता है इंटीमेशन डेट, तो ये सब तो आपको ये 2 डेज में है। एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, तो कोई भी आप सिक्योरिटीज़ का डेट चेंज कर रहे हो, रिडीम कर रहे हो, इंटरेस्ट चेंज कर रहे हो, यहाँ पे वो 11 वाला, तो इसमें 11 डेज, इसमें 2 डेज, यहाँ पे नोटिस डेट प्लस बोर्ड मीटिंग का डेट एक्सक्लूड करना है, यहाँ भी 2 डेज, यहाँ पे 11 डेज, यहाँ पे 5 डेज, यहाँ पे 5 डेज में वर्किंग डेज नहीं है, नॉर्मल 5 क्लियर डेज है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन को एक बार थोड़ा रखने वाला है, क्वेश्चन को देख के ना जितना हो सके मैं समझा दिया इस क्वेश्चन, इसलिए मैंने टफ कैटेगरी में डाला है। सर नाउ हमारा टफ कैटेगरी होता है खत्म, अब हम आते हैं मीडियम कैटेगरी में, ठीक है, आ जाओ, अब स्पीड निपटाएंगे। मिस्टर आरव इज अ पार्टनर, आरव क्या है, पार्टनर है गरूद एलएलपी में। अ कंसल्टिंग फॉर्म, कंसल्टिंग फॉर्म फॉलोइंग टेबल इतना इतना, गरूद एलएलपी एट्रीब्यूटेड सर्विसेज टू विवान, गरूद एलएलपी जो है वो विवान लिमिटेड को सर्विस देता है ड्यूरिंग द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर, जहां पे गरूद क्या देता है, गरूद एलएलपी क्या सर्विस देता है, इतना इतना, ठीक है, ऑन ऑफ हिज क्लाइंट विवान लिमिटेड ड्यूरिंग द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर, परसेंटेज ऑफ ग्रॉस टर्नओवर ऑफ गरूद एलएलपी एट्रीब्यूटेड टू सर्विस रेंडर्ड टू विवान लिमिटेड, ठीक है। सर सुनो, 4%, 3%, 6%, 2021 में जो इसका ग्रॉस टर्नओवर है वो एलएलपी के सर्विसेज जो चार्ज करता है वो 4% तक उसका ग्रॉस टर्नओवर जाता है, 3% उसका ग्रॉस टर्नओवर, 6% उसका ग्रॉस टर्न, मतलब जो सिंपल सी बात है, गरुड़ एलएलपी जो विवान को सर्विस देता है, तो इसके गरुड़ एलएलपी मान लो 100 करोड़ कमा रहा है, तो 4 करोड़ ये विवान से कमाता है 2021 में, फिर 3 करोड़ विवान से कमाया, 2023 में 6 करोड़ विवान से कमाया, ठीक है, ग्रॉस टर्नओवर ऑफ गरुड़ एलएलपी, ठीक है। मतलब जो सर्विस, सपोज मान लो मेरा एक क्लाइंट है, क्लाइंट मेरा है मान लो विवान लिमिटेड, मैं मेरा टोटल जो सेल होता है ना साल का ग्रॉस सेल वो 100 करोड़ है, तो 4% मैं है ना विवान से कमाता हूँ। तो वही यहाँ देखना है कि आरव क्या है, पार्टनर है गरूद एलएलपी में, अब वो 4% गरूद एलएलपी कमाता है, इससे 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 4%, 3%, 6%। ड्यूरिंग द लास्ट फाइनेंशियल गरूद एलएलपी हैज ऑल्सो रेंडर सर्विस टू सत्विक, गरूड क्या था, सत्विक को भी सर्विस देता था, जो कि कौन था सत्विक, एसोसिएट ऑफ विवान, इसका क्या था, एसोसिएट था। मतलब देख रहे हो गरूद का एक अच्छा खासा पार्ट विवान से आता है, 4% अकेला क्लाइंट ये होल्ड करता है, जो भी गरूद लिमिटेड कमाई होता है टर्नओवर, ठीक है। अब गरूद लिमिटेड किसको देने लगा, सतवी को देने लगा, जो एसोसिएट कंपनी है विवान का, अमाउंटिंग 10.5% ऑफ ग्रॉस टर्नओवर। भाई साहब 10.5% जो टर्नओवर है गरूद का वो सतविक से आ रहा है। फर्दर मिस्टर आरव हैड बीन लिविंग पेनल्टी अंडर सेक्शन 271J ऑफ इनकम टैक्स 1961 2 ईयर बैक कंफर्म बाय इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है। मतलब बोल रहा है कि गरुड़ जो आरव है, अब पता है इस आईसीए ने इस क्वेश्चन को 2 जगह पूछा, एक जगह वैल्यू में पूछा, एक जगह यहाँ पूछा, ठीक है। अब जो आरव है उस पर पेनल्टी लगा है 271J का, जो 2 साल पहले लगा है, एंड कंफर्म भी हो गया था अपीलेट ट्रिब्यूनल से, ठीक है, कि यस अपीलेट ट्रिब्यूनल बोला कि हाँ ये पेनल्टी फाइनल है आरव को जो लगा है। अब अवनी जो है आरव की सिस्टर, वो होल्ड करती है सतविक में, सतविक कौन था, एसोसिएट था विवान का, कितना होल्ड करती है, 51 लाख, ठीक है, ड्यूरिंग करंट ईयर। एग्जामिन द लाइट ऑफ द गिवन सिचुएशन एज पर रिक्वायरमेंट, एलिजिबिलिटी ऑफ मिस्टर आरव, बोला आरव की एलिजिबिलिटी बताइए तो अपॉइंट एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सुनो सर, नॉर्मल सा 2 कंडीशन आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में हो सकता है, एमसीक्यू में पूछ सकता है, आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हो, बट कहीं ना कहीं आप या तो उस कंपनी को, या तो उसके एसोसिएट को, या तो उसके होल्डिंग, या उसके सब्सिडरी, या तो कुछ भी, उसका 10% ग्रॉस टर्नओवर नहीं जाना चाहिए। सर सुनो, लिखो यहाँ पे 10% ग्रॉस टर्नओवर नहीं जाना चाहिए, मतलब एज पर सेक्शन 149(6) इन रिलेशन टू ए कंपनी एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर, पहले समझा दिया, who it has been employee, proprietor, partner in any of the 3 financial years immediately preceding the financial in which property appointed of any legal consulting firm that has any transactions with the company। मतलब आप उस कंपनी के साथ ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो, या उसके होल्डिंग, या उसके सब्सिडरी, या तो उसके एसोसिएट, 10% और मोर ऑफ द ग्रॉस टर्नओवर ऑफ द सच फर्म, ठीक है, 10% और मोर ऑफ द टर्नओवर ऑफ द सच फर्म। In the given case, Mr. Arab is a partner in Garud LLP, a consulting firm which has been rendered service to Vivan. विवान को सर्विस देता था, जो एसोसिएट था, तो एसोसिएट भी ले लेंगे, होल्डिंग भी लेंगे, सब्सिडी भी लेंगे, सबको देख के चलना है, जिसमें 10.5% हो गया, जो कि 10% से ज़्यादा हो गया, सो इट इज़ नॉट एलिजिबल टू अपॉइंट एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ विवान, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बट वो लिमिट्स याद नहीं होते, सेम एज इट इज दिसंबर 21 में एक ऑडिटर क्वेश्चन आया था, यहाँ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मुझे लिमिट्स नहीं आते, तो आपको 10% समझना है, 10% नॉट इन द कंपनी, उसके एसोसिएट होल्डिंग में भी, ऊपर में तो ये दिक्कत नहीं हुआ बिकॉज 10% नहीं था, बट यहाँ पे ये दिक्कत कर गया बिकॉज उसके एसोसिएट में वो 10% तक का ग्रॉस टर्नओवर अकेला होल्ड करता था, तो कहीं ना कहीं बायसनेस इंपैक्ट हो सकता है कि जिस कंपनी में आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने जा रहे हो ऑलरेडी वो कंपनी, उसकी एसोसिएट 10% तक आपका सेल करवाती है, तो कहीं ना कहीं आपको अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। बोला मिस्टर आरफ टू बी अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन ल्यू ऑफ सिक्योरिटी होल्डिंग ऑफ मिस्टर अवनी, बोला अवनी
अवनी कौन थी? सिस्टर थी। तो सर सुनो, रिलेटेड पार्टी का भी यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट आता है। अगर आपकी रिलेटेड पार्टी 2% और 50 लाख रुपीज तक की सिक्योरिटी होल्ड कर रही तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। सुनो, अ पर्सन नन ऑफ हुज रिलेटिव इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी इन द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी, या तो उसके होल्डिंग चाहे सब्सिडरी या तो एसोसिएट के, ड्यूरिंग द टू इमीडिएटली प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर और ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर। तो सर यहाँ पे क्या हुआ था देखो, मिस्टर अवनी 50 लाख ड्यूरिंग द करंट ईयर में अवनी ने क्या किया? सिक्योरिटीज होल्ड किया 51 लाख तक का। सर लिमिट कितनी है? सुनो, लिमिट कितनी है? 50 लाख, 50 लाख रुपया, और 2% ऑफ द पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी ऑफ इट्स होल्डिंग सब्सिडी कुछ भी। सर 2% तो बाद में क्या, वो 50 लाख से ज्यादा 51 लाख होल्ड कर लिया तो कहीं ना कहीं या लिखा हुआ भी देखो, प्रोवाइडेड दैट द रिलेटिव मे होल्ड, देखो अलाउ तो किया है बट कितना 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 50 लाख और 2% तक, ठीक है, 50 लाख और 2% तक। सर 51 लाख का होल्ड कर ली भाई साहब, गई, फिर तो गया, ये इंडिपेंडेंट एक्टर नहीं बन सकता। देखो नॉर्मल सी बात है, पहले बोल दिया कि कोई रिलेटिव होल्ड सिक्योरिटी नहीं करना चाहिए, फिर एक प्रोवाइडर आगे बोलता है कि ठीक है हम 50 लाख और 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल अलाउ करेंगे, 2% भी होगा चलेगा, बट 50 लाख से ज्यादा क्रॉस कर गया हम ये अलाउड नहीं हो देंगे, देन इट इज बाइसनेस का इंपैक्ट आ सकता है। तो आप ये इंडिपेंडेंट एक्टर वुड नॉट बी एलिजिबल टू अपॉइंट एज इंडिपेंडेंट एक्टर। सर 2 लिमिट याद रखना, समराइज करता हूँ। नॉर्मल सी बात है, आप किसी फॉर्म को सर्विस दे रहे हो, ठीक है, एंड उस आप किसी कंपनी को सर्विस दे रहे हो एंड उस कंपनी का जो पैसा आता है वो आपके सेल का 10% या उससे ज्यादा है। मतलब आपने साल भर में 1 करोड़ कमाया, आपने 10 लाख रुपया उस कंपनी से कमाया एंड उस कंपनी में आप इंडिपेंडेंट एक्टर बनना चाहते हो तो नहीं बन सकते, बिकॉज कहीं ना कहीं वो कंपनी आप पे रॉब जमाएगी, बोले कि भाई आप इंडिपेंडेंट एक्टर हो, आपको हम काम छीन लेंगे, आपको नहीं देंगे, आप ज्यादा तेज बन रहे हो। तो 10% या उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, चाहे उस कंपनी का या उसके एसोसिएट या उसके होल्डिंग का। दूसरा केस क्या बोल रहा है? रिलेटिव होल्ड कर सकता है, रिलेटिव होल्ड नहीं कर सकता, फिर प्रोवाइड लाइक बोलता है कि यस 50 लाख और 2% तक हम अलाउ करेंगे, बट उससे ज्यादा हो गया तो आप इंडिपेंडेंट एक्टर नहीं बन सकते, चाहे उसकी होल्डिंग सब्सिडरी और एसोसिएट में उस रिलेटिव ने होल्ड किया। तो यहाँ पे 51 लाख है तो नहीं बन सकते, ठीक है। सर ये बहुत ईजी है, पढ़ लेना। परिनिधि न्यास कंट्रीब्यूटेड, परिनिधि जो थी, ये बहुत रफ समझा दूंगा, ठीक है। कंट्रीब्यूटेड किया 5 लाख रुपीज, किसमें? एक इलेक्ट्रल ट्रस्ट में, ठीक है। एंड 7 लाख रुपया कहाँ? भारतीय कम्युनिस्ट पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। सर सबसे पहले क्या पॉलिटिकल पार्टी कंट्रीब्यूशन कर सकते? देखो आईसीए ने इस क्वेश्चन देखो तो हिंट दिया कि सर 3 साल का आपका इंकॉर्पोरेशन नहीं हुआ होगा तो आप पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते, या कोई गवर्नमेंट कंपनी पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकती, ठीक है। 5 लाख टू इलेक्ट्रल ट्रस्ट। अब जो परिनिधि न्यास लिमिटेड थी उसने कंट्रीब्यूट कर दिया 5 लाख एक ट्रस्ट में, इलेक्ट्रल ट्रस्ट में। सर इलेक्ट्रल ट्रस्ट क्या होता है? वो पैसा लेता है एंड वो पॉलिटिकल पार्टी को देता है, मतलब कहीं ना कहीं बीच का एक मीडियोकर है कि आपसे पैसा लिया, इलेक्ट्रल ट्रस्ट में पैसा आया, देन उसने आगे अप्लाई किया, अप्लाई किसको किसको किया, वो इलेक्ट्रल ट्रस्ट को डिस्क्लोज करना पड़ता है। तो आपने डायरेक्ट क्या दे दिया? 5 लाख इलेक्ट्रल ट्रस्ट को दे दिया एंड 7 लाख रुपए एक पॉलिटिकल पार्टी को दे दिया। क्या कर सकते हो? कर सकते हो थ्रू अकाउंट पे चेक रिस्पेक्टली, नॉर्मल तरीके से दिया। आउट ऑफ द अमाउंट रिसीव फ्रॉम परिनिधि न्यास लिमिटेड इमर्ज इलेक्ट्रल ट्रस्ट, मतलब जो ट्रस्ट को अपने पैसा दिया ना 5 लाख रुपया, उसमें से उस ट्रस्ट ने क्या कर दिया? 3 लाख रुपया भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को दे दिया। फर्दर बाद में फिर परिनिधि न्यास ने क्या किया? 3 लाख रुपया और एक्सपेंडिचर किया ऑन द पैम्पलेट ऑफ अपकमिंग इलेक्शन ऑफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो परिनिधि ने क्या किया? 2 टाइप के एक्सपेंडिचर किए। पहले सुनो, पहले तो 7 लाख का डोनेशन किया, जिसमें BCP भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लिख देते हैं, डोनेशन किया। और क्या किया? 3 लाख का, देखो 3 लाख का पहले नॉर्मल लिखते हैं, 3 लाख का एक्सपेंस किया फॉर पैम्पलेट। देखो सर क्या पैम्पलेट वाला एक्सपेंस वाला डिस्क्लोज करना पड़ेगा? या तो आप डोनेशन दे रहे हो या कंट्रीब्यूशन दे रहे हो डायरेक्ट किसी पॉलिटिकल पार्टी को, या इनडायरेक्ट वे में। सर मतलब कोई पॉलिटिकल पार्टी है, उसका मान लो कोई एजेंडा चल रहा था, मैंने कुर्सियां लगवा दी, कुर्सी लगवाने खर्चा लग गया 20,000, तो वो भी मेरे लिए पॉलिटिकल पार्टी कंट्रीब्यूशन हुआ। सर मैंने उसके पैम्पलेट्स बंटवा दिए, इनडायरेक्टली वे में वो भी पॉलिटिकल पार्टी कंट्रीब्यूशन हुआ। तो वर्ड लिखा हुआ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो इनडायरेक्टली वे में आप यहाँ पे पकड़ा गए हो और आपका ये पॉलिटिकल पार्टी कंट्रीब्यूशन होगा। तो 7 लाख और 3 लाख, इसके रिगार्डिंग आपको सेक्शन 182(3) में अपने P&L में जो होता है उसमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा। एंड अब जो आपने ये जो एक और पॉइंट क्या है, जो आपने ट्रस्ट को पैसा दिया ना, इसका बस आपको एक अकाउंट्स का जो है ना सफिस करना पड़ेगा, ठीक है। वहाँ पे बस आपको बस स्टेटमेंट देना पड़ेगा कि हमने इस इलेक्ट्रल ट्रस्ट को इतना पैसा दिया, जो काम होगा डिस्क्लोजर का वो इलेक्ट्रल ट्रस्ट करेगी। तो वहां पे यही पूछ रहा है, एग्जामिन द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट विद रिस्पेक्ट टू कंट्रीब्यूशन मेड बाय परिनिधि एंड इमर्ग। तो इमर्ग ने भी तो कुछ किया, इमर्ग ने परिनिधि से पैसा लिया 5 लाख रुपया और 3 लाख 5 लाख भारतीय कम्युनिस्ट को दिया, तो इमर्ग को भी अपना डिस्क्लोजर देना पड़ेगा एंड साथ साथ परिनिधि को भी अपना डिस्क्लोजर देना पड़ेगा फॉर द अमाउंट ऑफ 7 लाख रुपीज एंड फॉर द एक्सपेंडिचर इन वे ऑफ इनडायरेक्ट, ठीक है। तो वही चीज है।
Every company shall disclose in its profits and loss account the total amount contributed by it under section 182. बताना पड़ेगा भाई आपके P&L में जब ड्राफ्ट होगा तो बताना पड़ेगा अपने पॉलिटिकल पार्टी में कितना कितना पैसा कंट्रीब्यूट किया है, बिकॉज कल लोग के कुछ तो आइडिया होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी. MCA issued notification अंडर सेक्शन 182 सब क्लॉज 3, ठीक है, सबसेक्शन 3, वाइल मेकिंग कंट्रीब्यूशन टू इलेक्टोरल ट्रस्ट अकॉर्डिंग सर्कुलर, कंपनी कंट्रीब्यूटिंग एनी अमाउंट टू इलेक्टोरल ट्रस्ट फॉर कंट्रीब्यूटिंग द पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, कंपनी कंट्रीब्यूटिंग एनी अमाउंट डायरेक्टली टू पॉलिटिकल पार्टी, डायरेक्टली यहाँ पे कितना हो गया 7 लाख रुपए जो डायरेक्टली किया था, या कंपनी ट्रस्ट विल इलेक्टोरल ट्रस्ट विल रिक्वायर टू डिस्क्लोज ऑल द अमाउंट रिसीव बाय देम. इलेक्टोरल ट्रस्ट को भी बताना पड़ेगा कि कितना आया परिधि से और कितना आगे लगाया, मतलब रिसीव एंड पेमेंट दोनों बताना पड़ेगा, ठीक है. इलेक्टोरल ट्रस्ट को डिस्क्लोज करना पड़ेगा इन देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड डिस्क्लोज द अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय देम टू पॉलिटिकल पार्टी, मतलब जितना रिसीव हुआ एंड कंट्रीब्यूट किया पॉलिटिकल पार्टी को वो भी इलेक्टोरल ट्रस्ट को बताना पड़ेगा. मतलब कंपनी तो बताएगी, इलेक्टोरल ट्रस्ट भी कोई ले रहा होगा वो भी बताएगा, ठीक है. यहाँ पे वही बता दिया इनडायरेक्ट वे वाला कि अगर आपने कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के बिहाफ पे, मतलब मान लो पॉलिटिकल पार्टी को किसी को 70,000 का पेमेंट करना था, आपने उसके पेमेंट को अपने अकाउंट से करवाया, कंपनी के अकाउंट से, तो ये भी एक पॉलिटिकल पार्टी कंट्रीब्यूशन हुआ, बिकॉज आपने पॉलिटिकल पार्टी के बिहाफ पे पेमेंट किया है, या आपने पॉलिटिकल पार्टी के एडवांटेज के लिए पेमेंट किया. मान लो आपने कुर्सियां लगवा दी, आपने ब्राउजर्स बंटवा दिए, आपने पैम्पलेट्स बंटवा लिए, ये भी पॉलिटिकल पार्टी कंट्रीब्यूशन आएगा. तो ये चीज़ याद रखना, कल कोई पॉलिटिकल पार्टी के रिगार्डिंग आप पेमेंट भी कर रहे हो उसके बिहाफ में वो भी आएगा, एंड कहीं ना आप उसके एडवांटेज के लिए भी कर रहे हो वो भी पॉलिटिकल पार्टी आएगा, ठीक है. तो वही समझा रहा है, देख लेना, ईजी है. बट इस पे क्वेश्चन बन सकता है आपको वो वाला कि कौन नहीं कर सकता, 3 साल से कम होगी, गवर्नमेंट कंपनी होगी, वो नहीं कर सकता, अदरवाइज पेनल्टी वेनल्टी, तो उसको ध्यान रख के चलना, ठीक है. ऐसे हिंट देता है. सर डॉक्टर किशोर कृष्णन हैज ऑप्टेड टू ज्वाइंट एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. किशोर कृष्णन जो है वो क्या बनना चाहता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए ज्वाइन हो रहा है, ठीक है, इन रोज मेरी, ठीक है, फार्मास्यूटिकल लिमिटेड विच मैन्युफैक्चर वेरियस काइंड ऑफ मेडिसिन अंडर द ब्रांड नेम रोज. ब्रांड नेम रोज बहुत मेडिसिन आती है, ठीक है. एंड इंडिपेंडेंट डॉक्टर कृष्णन इज ऑफ व्यू दैट ही नीड्स टू बी पेड अमाउंट 10,000, मतलब इसके व्यू में है कि उसको 10,000 रुपया ज्यादा मिलेगा, 10,000 मोर देन द सिटिंग फीस विच इज बीइंग पेड टू द अदर डायरेक्टर. देखो 10,000 मोर ये कीवर्ड है, 10,000 ज्यादा मिलेगा अदर डायरेक्टर से. सर किसको, किशोर को, ठीक है. फॉर अटेंडिंग बोर्ड मीटिंग्स यू आर रिक्वायर्ड टू कमेंट. सर सुनो, पहली बात इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वुमेन डायरेक्टर. सर पहली बात, सबसे पहली बात की मैक्सिमम सिटिंग फीस कितनी होती है, 1,00,000 रुपीज पर बोर्ड मीटिंग पर डायरेक्टर, मैक्सिमम हो सकती है. दूसरा केस क्या है, कंपनी में 2 टाइप डायरेक्टर होते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव. तो सर दूसरा केस क्या बोलता है, अगर आप किसी नॉन एग्जीक्यूटिव मतलब ऑर्डिनरी डायरेक्टर्स को कोई सिटिंग फीस देते हो सपोज 50,000, तो उससे कम आपका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को नहीं आना चाहिए. लाइक आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो गया, वुमेन डायरेक्टर हो गया, 50,000 से कम नहीं. सर तीसरा केस, मान लो हम अदर डायरेक्टर्स नॉर्मल डायरेक्टर को 30,000 देते हैं, तो क्या उससे ज्यादा हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वुमेन डायरेक्टर दे सकते हैं? सर दे सकते हैं, बट उन लोग से कम नहीं दे सकते, ठीक है. ये तीसरा केस. सर चौथा केस क्या बोल रहा है, क्या उसको 10,000 ज्यादा मिल सकता है? यस सर 10,000 ज्यादा मिल सकता है. बट सर मैं केस बताऊं आपको, मान लो मैंने बोल दिया कि मैं कंपनी में 3 डायरेक्टर है, ये ए, ये बी और ये किशोरी. ये कौन है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. ये ए बी क्या है, नॉर्मल डायरेक्टर. मैंने बोल दिया आज से कंपनी में हर डायरेक्टर की सिटिंग फीस 1,00,000 रुपीज. ए को कितना मिलेगा सर पर सिटिंग फीस, 1,00,000 रुपया. बी को कितना मिलेगा, 1,00,000 रुपया. अब किशोरी क्या बोला कि मुझे जो भी अदर डायरेक्टर्स को मिलेगा उससे 10,000 ज्यादा मिलेगा, तो क्या किशोरी को 1,10,000 मिलेगा, हाँ या ना? सर नहीं मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे लॉ आ गया. लॉ बोलता है कि भाई देखो तुम 10,000 ज्यादा तो ले लो, ठीक है, बट अब लॉ को ओवर रूल नहीं कर सकते. लॉ बोलता है कि मैक्सिमम तो 1,00,000 मिलेगा, तो आपको 1,00,000 ही मिलेगा. बट सर केस में बताऊं, यहाँ पे मैं बोलूं मैंने फिक्स किया है सिटिंग फीस 50,000, तो ए को 50,000, बी को 50,000, क्या किशोरी को 60 मिल सकता है? यस मिल सकता है. तो मतलब एक तरह से 1,10 नहीं मिल सकता, बिकॉज कहीं ना कहीं लॉ बोलता है कि तो 1 ही लाख रुपए मिलेगा, ठीक है. लॉ तो 1,00,000 ने फिक्स कर दिया, बट अगर 50,000 ए और बी को मिल रहा है, किशोरी को 60 मिल सकता है, ठीक है. ये समझ आ गया, बहुत ईजी था, यही पूरा केस था, ठीक है. रिसीव बाय वे ऑफ अटेंडिंग इतना 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 डिसाइडेड बाय बोर्ड प्रोवाइडेड एज सच फीस एंड नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट एज मे प्रिस्क्राइब. एंड प्रिस्क्राइब में ये चीज अमाउंट हो चुका है कि सिटिंग फीस नॉट एक्सीडिंग 1,00,000 रुपीज, प्रोवाइडेड दैट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वुमेन डायरेक्टर सिटिंग फीस शैल नॉट बी लेस देन सिटिंग फीस टू अदर डायरेक्टर. कम नहीं हो सकता. कंक्लूजन बेस्ड ऑन द अबव स्टेटमेंट डॉक्टर किशोरी मे बी पेड 10,000 मोर देन सिटिंग फीस व्हिच इज बीइंग पेड टू अदर डायरेक्टर फॉर अटेंडिंग बोर्ड मीटिंग. बट मिल सकता 10,000 मिल सकता, बट इन नो केस द मैक्सिमम पेमेंट शैल एक्सीड 1,00,000. बट याद रखना 1,00,000 से ज्यादा नहीं. अगर नॉर्मली 1,00,000 सबका होगा तो आपको 1,10 नहीं मिलेगा, ठीक है. 10 इफ अदर डायरेक्टर बीइंग पेड 1,00,000 पर मीटिंग, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर विल आल्सो पेड 1,00,000 ओनली, नॉट 1,10,000. ये मैंने समझा दिया, इजी था.
सर कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, इजी क्वेश्चन, ठीक है। बोल रहा है सुनो, अ स्कीम ऑफ अमलगमेशन अंडर फास्ट ट्रैक मोड। सर फास्ट ट्रैक मोड अमलगमेशन क्या होता है, बोलने को ये फास्ट ट्रैक मोड है, बहुत झंझट है इसमें भी, ठीक है। तो सर यहाँ पे समझना है फास्ट ट्रैक मोड अमलगमेशन किसका किसका होता है, पहले मैं आपको यही समझा देता हूँ, यहीं पे समझा देता हूँ, सुनो। सर फास्ट ट्रैक मोड अमलगमेशन कुछ कुछ कंपनीज का होता है, सुनो। टू और मोर स्मॉल कंपनीज, स्मॉल कंपनी वन, स्मॉल कंपनी टू, फास्ट ट्रैक मर्जर हो रहा है, ठीक है, फास्ट ट्रैक मर्जर हो रहा है, मर्ज मतलब एक बनने जा रहे हैं, तो ये हो सकता है टू और मोर स्मॉल कंपनीज का, ठीक है, टू और मोर स्मॉल कंपनीज का, तीसरा भी हो सकता है बट स्मॉल कंपनी। अब सर यहाँ पे पता है मुझे अंदर से ना बहुत गट्स फीलिंग आ रहा है, ऐसे यहाँ पे आपसे एक इंटर का एडजस्टमेंट अमेंडमेंट पूछ सकता है, इंटर में ज़्यादा पूछा जाता है, सर नाउ स्मॉल कंपनी की लिमिट क्या है। सर स्मॉल कंपनी लिमिट है ऐसी प्राइवेट कंपनी, क्या बोल रहा हूँ, ऐसी प्राइवेट कंपनी नॉट पब्लिक, ठीक है, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ एंड टर्नओवर 40 करोड़ या उससे कम है, तो वो स्मॉल कंपनी है। तो मैं सब लोग अगर ऐसी ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ है, तो क्या वो स्मॉल कंपनी है, नहीं। तो यहाँ पे ध्यान रखना सर, ये चीज़ आपसे ऐसे ही घुमाएगा, यहाँ पे मुझे गट्स फीलिंग आ रहा है, स्मॉल कंपनी में कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा, या तो आईपीसी देखने को मिलेगा या तो यहाँ मिलेगा देखने को, ठीक है। तो सर किस किस में बीच में फास्ट ट्रैक मर्ज हो सकता है, आपको या तो दो स्मॉल कंपनी के बीच में हो सकता है, ठीक है, टू और मोर स्मॉल कंपनीज, और बिटवीन ए होल्डिंग कंपनी और इट्स होल्ली ओन सब्सिडरी कंपनी, या एक होल्डिंग या उसका होल्ली ओन सब्सिडरी मतलब 100% कोई सब्सिडरी है उनके बीच में हो सकता है, मतलब दो स्मॉल कंपनी पहला केस, एक होल्डिंग एक होल्ली ओन सब्सिडरी दूसरा केस, और क्लासेस ऑफ कंपनी जिसमें बोल दिया गया टू और मोर स्टार्टअप, मतलब वन और टू ये दोनों स्टार्टअप्स है, उनको हो सकता है, या एक या एक से ज्यादा स्टार्टअप विथ वन और मोर स्मॉल कंपनी, मतलब या तो दोनों स्टार्टअप, सर सुनो, दोनों स्मॉल एक साइड, होल्डिंग सब्सिडरी होल्डिंग सब्सिडरी एक साइड, दोनों स्टार्टअप एक साइड, एक स्टार्टअप एक स्मॉल एक साइड, इन चार कैटेगरी लोग का क्या हो सकता है, फास्ट ट्रैक मर्जर हो सकता है। अब सर फास्ट ट्रैक मर्जर में क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अगर किसी का ऑब्जेक्शन आया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ पे ओपिनियन देती है, ठीक है, अगर सेंटर में लगता है कि नहीं पब्लिक इंटरेस्ट में ये सही नहीं हो रहा है, ये फास्ट ट्रैक मर्जर नहीं होना चाहिए, बहुत जल्दी नहीं होना चाहिए, इसको पूरा प्रोसेस आना चाहिए 232 में, जहाँ पे सबको अप्लीकेशन जाए, जहाँ पे 75% लोग आए, मेजोरिटी लोग आए, 75% नंबर्स इन वैल्यू जाए, ठीक है, मतलब कहीं ना फिर ट्रिब्यूनल पास जाए, फिर क्रेडिटर्स ऑब्जेक्शन करे, तो वो 232 वाला प्रोसेस के लिए अगर सेंटर गवर्नमेंट पास कोई ऑब्जेक्शन आता है, तो सेंटर गवर्नमेंट को लगेगा कि हाँ ये चीज़ होना चाहिए कि ऑब्जेक्शन करना चाहिए, फास्ट ट्रैक मत जाओ, अब नॉर्मल प्रोसीजर जाओ, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, एप्लीकेशन फाइल कर सकती है किसको, ट्रिब्यूनल को, विद इन पीरियड ऑफ 60 days, ठीक है, stating the object and equivalence the tribunal may consider under section होता है। On receipt of application from central government से application क्या याद है ना, 60 days में सेंट्रल गवर्नमेंट जा सकती है किस पे, ट्रिब्यूनल पास, कि सर इसका फास्ट ट्रैक मर्जर नहीं होना चाहिए, इसका नॉर्मल मर्जर कराओ अंडर सेक्शन 232 में जो प्रोसेस है। अगर ट्रिब्यूनल लगता है कि फॉर रीजन रिकॉर्डिंग राइटिंग इज ओपिनियन दैट शुड बी कंसीडर्ड एज पर सेक्शन 232, ट्रिब्यूनल लगता है कि हाँ सीजी ने सही बोला, फास्ट ट्रैक नहीं होना चाहिए, तो ट्रिब्यूनल क्या देता है, ऑर्डर दे सकता है एज इट डीम्स, जो भी उसको सही लगेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे वही था, a scheme of amalgamation under fast track mode had been entered between Darwak Private Limited, a startup company, ठीक है, a startup company and Sopan प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, सॉरी पब्लिक नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड, मैं उसी का पब्लिक कहाँ से, सॉरी प्राइवेट लिमिटेड अ स्मॉल कंपनी, मतलब बोला एक स्टार्टअप एंड एक स्मॉल, दोनों बीच में क्या हो रहा है, फास्ट ट्रैक हो रहा है, हो सकता है सर, यस सर, सर दो स्मॉल दो स्टार्टअप एक स्मॉल, या एक होल्डिंग ओन सब्सिडरी और होल्डिंग हो सकता है, ठीक है। बोला इन दोनों फास्ट टाइम मर्जर करना चाहते हैं, फॉर विच ऑब्जेक्शन वे रिसीव फ्रॉम द ऑफिशियल लिक्विडेटर। ऑफिशियल लिक्विडेटर से क्या हुआ, एक ऑब्जेक्शन आ गया किसके पास, सेंट्रल गवर्नमेंट पास, विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड ऑफ 30 days, बट द सेंट्रल गवर्नमेंट डिड नॉट फाइल एनी एप्लीकेशन विद ट्रिब्यूनल, मतलब सुनो, दो लोग मिलने जा रहे हैं, ठीक है, दो दिल मिल रहे हैं चुपके चुपके, मतलब स्टार्टअप और स्मॉल कंपनी मिल रहे हैं, उस पर ऑफिशियल लिक्विडेटर ने ऑब्जेक्शन दे दिया, सर गलत हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई एप्लीकेशन नहीं दिया आगे ट्रिब्यूनल को, तो क्या भाई ये सब सही हो सकता है, सर हमने आंसर पढ़ लिया, सबसे पहले समझना पड़ेगा फास्ट ट्रैक मर्जर, फिर समझाना पड़ेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ खराब लग रहा है या ऑब्जेक्शन आ रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट 60 days में किसके पास जाएगा, ट्रिब्यूनल के पास, देन ट्रिब्यूनल रिकॉर्ड रीजन इन राइटिंग करेगा, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एप्लीकेशन फाइल नहीं किया फिर तो कोई दिक्कत नहीं, फाइल कर दिया तो ट्रिब्यूनल को जैसा ऑर्डर देगा वैसा वो सही करके फाइनल किया जाएगा। तो यहाँ पे अगर कुछ भी ऑब्जेक्शन नहीं उठा है, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट डिड नॉट फाइल एनी एप्लीकेशन, तो how the central government does not have any objection or does not file any application, it shall be deemed that it has no objection to the scheme, so small company are eligible to amalgamation, easy। चलो
प्रिवेंशन ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, सर ये बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चंस मैं कराने बैठूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप देखो कि बोला मॉडर्न फर्नीचर लिमिटेड इज डिजाइनिंग ऑफिस एंड हाउसहोल्ड फर्नीचर इनकॉर्पोरेटेड 2014 2018 एमएफएल मेल ह्यूज प्रॉफिट एंड डिक्लेयर डिविडेंड एक्सट्रीम हाई रेट नियरली 400%, ठीक है 400% से डिविडेंड मिला 2018 तक, ठीक है 4 times टू द पेड अप शेयर वैल्यू, भाई सब भर भर के डिविडेंड दिया है। 2019 से क्या हो गया, एमएफएल कम विद द पब्लिक पॉलिसी ऑफ इक्विटी देयरफॉर शेयर होल्डर वाज इंक्रीज 3 times फ्रॉम 12 to 36 करोड़, 12 से 36 करोड़ तो हो गया। द टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड मेंबर इंक्रीज टू 7,680। The company drastically reduced the rate of dividend payment and only 25%, मतलब 400% से 25% का डिविडेंड आ गया। हैंडफुल ऑफ द शेयरहोल्डर्स रेज द इशू, अब शेयरहोल्डर्स ने रेज इशू किया एंड कंसर्न किया दैट इन ऑल 4 जनरल मीटिंग फ्रॉम 19 से 22, 18 तक तो सही चला बट 19 से 22 क्या हो गया, डिविडेंड कम होने से शेयरहोल्डर ने इशू रेज किया। They were not supported by large chunk of shareholder. They reached to the chairman with the concern that they made investment after considering the rate of dividend, ठीक है, in which MFL was offering 2014 से 18 तक। The chairman repeated back the MFL is aspired to open furniture showroom in 40 plus cities in upcoming 2 years in line of the board recommendation. Hence declared the dividend rate recommended by board। बोला है कि भाई वो देखो चेयरपर्सन पास के रोते हुए चेयरपर्सन बोला कि हमने 40 शोरूम ऐसे ऐसे खोले हैं, जो भी डिविडेंड आता है वो बोर्ड रिकमेंड करता है। द शेयर कैपिटल एमएफएल कंसिस्ट्स ऑफ इक्विटी शेयर्स ओनली। तो बोला 84 शेयर मेंबर्स ने क्या किया, जो होल्ड करते थे 6% इशूड शेयर कैपिटल फुल्ली पेड है। अप्रोच योर लीगल कंसल्टेंट फॉर एडवाइस यू ऑन कैन माइनर चंक ऑफ शेयर होल्डर्स ऑब्जेक्ट टू लोअर डिविडेंड। सर डिविडेंड कम मिल रहा है इसलिए आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन ऑन माइनॉरिटी। सर अगर इसको मैं बिना आंसर पढ़ने बोलूँ ना तो बहुत आप सुनो आराम से। डिविडेंड के बेसिस हम सपोज मान लो मैं बोलूँ शेयर होल्डर है, मैंने बोला कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर रही है, भाई अपने पास पैसा रख लिया री इन्वेस्ट कर रही है, मैं जा रहा हूँ चिल्लाने ऑपरेशन हो रहा है अत्याचार हो रहा है, तो नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी कंपनी में ये नहीं बोल सकते वो डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर रही है तो ये ऑपरेशन है। हाँ डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद दे नहीं रही है दैट इज ऑपरेशन। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिविडेंड ड्रास्टिक कम हो गया है एंड वो डिविडेंड जो आता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं वो रिकमेंड करते हैं। सर पता होगा आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिविडेंड रिकमेंड किया देन वो एजीएम में फाइनल होता है। सर मान लो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 15% किया तो वो एजीएम में 14 हो सकता है बट 15 से 16 नहीं हो सकता। मतलब जो बोर्ड डायरेक्ट करता है आप एजीएम में उससे ज़्यादा नहीं दे सकते, ठीक है। तो जो भी बोर्ड ने डायरेक्ट किया उतना तो मिल ही रहा है। आप चिल्ला रहे हो डिविडेंड नहीं मिला डिविडेंड नहीं मिला। अब दूसरा केस क्या इसमें आ रहा है क्वेश्चन, आपने बोला कि हम जब इशू जब कंपनी को शेयर्स परचेज किए थे ना, जब कंपनी को शेयर्स परचेज किए थे ना, ठीक है, सपोर्टेड बाय दे रीच द क्लेम दैट उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था ना आफ्टर कंसिडरिंग द रेट ऑफ डिविडेंड विच एमएफएल ऑफरिंग, वो 2014 से जो 18 में जो डिविडेंड आ रहा था ना उसको देखते हुए इन्वेस्टमेंट किया। तो भाई इसमें आपकी गलती है ना, हमने तो नॉर्मल जो डिविडेंड देना था वो आपको दे रहे हैं, अब इस बेसिस पे 400% तो नहीं दे पाएंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस पार्ट ऑपरेशन नहीं होता। ऑपरेशन क्या होता है, जब अत्याचार हो रहा है, आपको नोटिस नहीं मिल रहा है, आपको ये नहीं मिल रहा, देन ऑपरेशन होता है। अब बोला इज द एनी फोरम विच माइनर चैंक कैन रजिस्टर देयर ग्रेवियंस एनी आर दे एलिजिबल टू फाइल पिटीशन। तो फाइल पिटीशन कौन करता है सर, फाइल पिटीशन कौन करता है, सुनो 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड शेयरहोल्डर्स, सर 7680। सो 1/10 कितना होगा, 768 भी लेके चलते हैं तो ये 1/10 हो गया, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयरहोल्डर्स दैट इज, यहीं पे पढ़ ले पूरा आंसर ही पढ़ाया था, रुक जाओ। डिविडेंड इज अनडाउटली डिक्लेयर्ड एट एजीएम एवरी ईयर बट इज डिक्लेयर बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन मेड बाय बोर्ड। जो बोर्ड देता है उसकी रिकमेंडेशन पे, नाइदर डिक्लेयर डिविडेंड एट हायर रेट राइट रिकमेंड बाय बोर्ड, हायर नहीं दे सकता, जो भी बोर्ड बोलता है उससे हायर नहीं दे सकता। नॉर कैन दे प्रिसाइज बोर्ड टू रिकमेंड, ना तो वो बोर्ड को बोल सकते हैं कि भाई आप हायर रेट दो, ठीक है, देखो बोर्ड ने जो बोला वो फाइनल है, ना तो उसको प्रिसाइज दे सकते हो भाई प्लीज आप है ना 50% कर दो, नहीं, जो देगा आपको करना पड़ेगा, ठीक है। Although they may declare at lower rate, but बोर्ड ने बोला 18 तो आप 16 कर सकते हो एजीएम में। Hence minor chunk of shareholders can't object to lower dividend। ये lower dividend के लिए क्या आप रो नहीं सकते हैं। Further the lower rate of dividend shall not considered as operation on the minority, ठीक है। However it can be proved that minorities are being deprived of genuine benefits that can amount to operation, even failure to declare dividend does not amount to operation, ठीक है। If issued document of public issue by shares containing any commitment regarding higher rate of dividend, then action for misstatement in prospectus can be taken। मतलब ये बोल रहा है कि हाँ अगर 2014 से 18 के बीच में अगर कंपनी ने अपने प्रोस्पेक्टस में ये डाला होगा ना हम हायर रेट ऑफ डिविडेंड दे रहे हैं, आओ आओ हम फ्यूचर तक देते रहेंगे ये चीज, देन ये मिस स्टेटमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस है, देन आपको सेक्शन 34, 35, 36 प्रोस्पेक्टस चैप्टर में सिविल लायबिलिटी क्रिमिनल लायबिलिटी भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, यहाँ पे बस ऑपरेशन नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। अब बोला माइनॉरिटी चंक ऑफ शेयरहोल्डर्स कैन रिड्यूसल बाय एडवांसिंग ए पिटीशन टू एनसीएलटी अंडर सेक्शन 241। 241 में जाते हैं 244 की क्राइटेरिया को देखते हुए, जहां पे ये बोलता है कि नॉट लेस देन 100 मेंबर्स
और 1/10 ऑफ टोटल मेंबर्स और मेंबर होल्डिंग 1/10 ऑफ इशूड कैपिटल। इस चैप्टर में क्या होता है, इशूड कैपिटल। ठीक है, तो सर 100 मेंबर्स तो नहीं है, ठीक है 100 नहीं है, बिकॉज कितने हैं यहाँ पे 84 है, 100 तो नहीं है। सर 1/10 ऑफ 7680 को 1/10 768, डेट इज वो भी नहीं है। सर 1/10 ऑफ इशूड कैपिटल, डेट इज 6% होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 1/10 के क्राइटेरिया में भी नहीं है सर। 6% कितना आएगा वो देख लेना, ये 1/10 तो नहीं है। ठीक है, तो सर ये 1/10 कुछ नहीं है, इन दिस केस ओनली 84 है, 7680 का नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, पिटिशन वैलिड नहीं होगा। तो पहली बात क्या है, डिविडेंड के बेसिस पे रो नहीं सकते हो। दूसरा क्या है, 100 शेयर होल्डर्स और 1/10 ऑफ टोटल मेंबर्स, 100 मेंबर्स और 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स विच एवर लेस, या तो 1/10 ऑफ इशूड, मतलब एक बंदा भी अगर 1/10 ऑफ इशूड भी होल्ड करता ना, उसको हम वैलिड कर लेते, पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो पिटिशन इनवैलिड होगा। ठीक है सर, ये जो क्वेश्चन है ना, ये लाजवाब क्वेश्चन है। अब अमेंडमेंट्स का पार्ट है, ठीक है, दिल थाम के बैठ लो। मिस्टर विजय संजय अजय, क्या बोल रहा हूँ, विजय संजय अजय आर सन्स ऑफ कुलभूषण यादव, कुलभूषण यादव के बेटे हैं। ठीक है, संजय क्या है, संजय क्या है, प्रोफेसर है इंडिया में, संजय क्या है, प्रोफेसर है इंडिया में। ठीक है, रेस्ट बोथ, मतलब विजय और अजय रेस्ट बोथ क्या है, अब्रॉड में सेटल है, बाहर वाले हैं, परदेसी। ठीक है, बाहर वाले। संजय जो ऑन इज 25th वेडिंग एनिवर्सरी रिसीव्ड अ गिफ्ट फ्रॉम हिज एल्डर ब्रदर हु इज एन अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी, मतलब ये इसी से बोल रहे हैं, विजय से ही उसको क्या हुआ, गिफ्ट मिला। गिफ्ट में क्या किया था सर, एक आईफोन था, ठीक है, एंड एक ओल्ड चेन था, ठीक है, ऑफ द फादर विच इज इमोशनल मेमोरीज, मेमोरी से जुड़ा हुआ था। आईफोन का जो इंडियन वैल्यू था ना, वो 1,10,000 था। ठीक है, वाइल चेन का जो था कितना था सर, 80,000। ठीक है, वाइल यंगर ब्रदर ऑफ मिस्टर संजय, मतलब अजय उसका यंगर ब्रदर, एक ब्रदर तो मिल गया गोल्ड चेन और जो भी चेन मिल गया और आईफोन मिल गया। अब एक जो छोटा ब्रदर था यंगर ब्रदर, उससे क्या मिला सर, यंगर ब्रदर जो संजय का था, जो ब्रिटिश नेशनल इन्वेस्टमेंट बैंकर में था, उसने उसको 2 लाख की सिक्योरिटीज दी। सर क्या भाई है, बाहर जाने के बाद देख रहे हो रवैया बदल रहा है, आईफोन मिल रहा है भाई से, और इंडिया वाला हम बस लिए जा रहे हैं, और क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आपके रिलेटिव्स में बाहर बैठे हुए भाई, बोलो कि देखो ऐसे आईफोन आता है हमारे चैप्टर में, आप देते नहीं हो हमें। ठीक है, तो एक भाई से क्या मिला, 2 लाख की सिक्योरिटीज मिली। एक भाई से क्या मिला, आईफोन मिला 1,10,000 का, जिसका इंडियन वैल्यू था, और 80,000 की चेन मिली। सर सुनो, सबसे पहली बात, दोनों क्या थे, दोनों रिलेटिव्स थे। दोनों जो थे विजय और अजय, संजय तो इंडिया में था, विजय और अजय मान लो वो दोनों रिलेटिव्स थे। अब सर रिलेटिव से फॉरेन कंट्रीब्यूशन, ठीक है, 10 लाख या उससे ज्यादा आ रहा है, अमेंडमेंट है, पहले ये 1 लाख था, 10 लाख या उससे ज्यादा आ रहा है, तो आपको FC1 में 3 मंथ्स, पहले 30 डेज था, आपको बताना पड़ेगा जस्ट फॉर कंट्रोलिंग पर्पस। वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन पार्ट नहीं होगा, बट अगर पैसा आ रहा है तो 3 मंथ्स में आपको FC1 में CG को इन्फॉर्म करना है। किससे पैसा आ रहा है, रिलेटिव से। सर यहाँ दोनों क्या थे, रिलेटिव से। सर पैसा ही नहीं सर, फॉरेन कंट्रीब्यूशन वर्ड यूज हुआ है। तो नाउ व्हाट इज फॉरेन कंट्रीब्यूशन, सर हमने पढ़ा है सर, सिक्योरिटीज, आर्टिकल, मनी, सब फॉरेन कंट्रीब्यूशन आता है। तो सर सब मिला के हमें चेक करना है कितना अमाउंट हो रहा है यहाँ पे। सर 1,10,000, 1,90,000 और 3,90,000, डेट इज लेस देन 10 लाख रुपीज। तो आपको कोई भी FC1 में नहीं बताना है। ठीक है, तो यही चीज है। बट एक चीज याद रखना, बस इतना समझना है आपको, पहले आंसर कैसे ड्राफ्ट किया इसी ने। As per Rule 6, any person receiving foreign contribution. Now, what is foreign contribution? Securities, article, money. तो security भी मिला, ये भी foreign contribution. आर्टिकल मिला, डेट इज थिंग, आईफोन, ये भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन, चेन भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन। ठीक है, या जो भी आपको फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिल रहा है इन एक्सेस ऑफ 10 लाख और इक्विवेलेंट, या 10 लाख या उससे ज्यादा मिल रहा है फाइनेंशियल ईयर में फ्रॉम इस रिलेटिव्स। तो यहाँ पे दोनों रिलेटिव्स थे फाइनेंशियल ईयर में, मान लो आज 3 लाख मिला, कल लोग के 4 लाख मिला, तो पूरा फाइनेंशियल का चेक करना होता है। ये फाइनेंशियल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, वन टाइम की बात नहीं कर रहा है। ऑफ द फॉरेन कंट्रीब्यूशन सेल इन्फॉर्म द सीजी को इन्फॉर्म करना है डिटेल्स ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव बाई हिम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म FC1 में 3 मंथ्स में। ठीक है, 3 मंथ में बताना है। फर्दर रूल 6A, 6 से अमेंडमेंट आया, बोलता है क्या, सुनो, ये तो ठीक है कि आपको 10 लाख से ज्यादा मिला तो FC1 में 3 मंथ्स में बताना है। फर्दर 6 से क्या बोलता है, आपको कोई भी गिफ्ट मिलता है फॉर पर्सनल यूज हुज मार्केट वैल्यू इन इंडिया, ठीक है, डज नॉट एक्सीड 1 लाख रुपीज शैल नॉट बी फॉरेन कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे जो आईफोन है जो पर्सनल यूज को मिला वो 1 लाख से ज्यादा है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन। बट सुनो सुनो सुनो, इतना तो बोल दिया, बिकॉज रूल तो ध्यान रखना पड़ेगा। रूल बोलता है कि 1 लाख तक का गिफ्ट मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, और आईफोन आपको 1,10,000 मिला है तो आपको ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन हो गया। बट तो क्या हमें CG को बताना है, नहीं सर,
एक तो रूल आपने मान लिया कि 6A से बोलता है कि कोई भी आर्टिकल मिला 1 लाख से ज्यादा तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन, बट याद तो रखो 6 क्या बोलता है कि 10 लाख से रिलेटिव आ गया ना यहाँ पे, अब यहाँ पे फ्रेंड होता देन तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन होता, आंसर खत्म हो जाता है यहाँ पे, बट यहाँ पे रिलेटिव है तो इसलिए भी आंसर खत्म नहीं हुआ। अब हम बोलेंगे ठीक है ये तो मान लिया कि 1 लाख से ज्यादा मिला तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन होगा बिकॉज पर्सनल यूज के लिए मिला, आईफोन मिला है, पर टोटल तो देखो कि हमें 1,10,000 का आईफोन मिला है, शेयर्स मिले 2 लाख का दैट इज 3,10,000, 80,000 का चेन मिला है दैट इज जो भी जोड़ के हमारा, ठीक है देखो 1,10,000 का आईफोन मिला है एंड 2 लाख का शेयर्स मिला है जैसे 3,10,000 एंड 80,000 का चेन मिला है तो मान लो 3,90,000, तो 10 लाख से कम है ना, तो हम क्यों बताएंगे फॉरेन गवर्नमेंट को, ठीक है हम नहीं बताएंगे बिकॉज फॉरेन कंट्रीब्यूशन है ही नहीं है एंड हमें इंटीमेशन भी नहीं देना है। तो दोनों चीज को सेटिस्फाइड किया, पहले बोलता है कि 1 लाख से ऊपर का गिफ्ट मिला है तो वो भी बता दिया कि यस फॉरेन कंट्रीब्यूशन है, बट फिर सपोर्ट में बोलता है कि कोई भी शेयर्स टुगेदर रिलेटिव से मिल रहा है, ठीक है रिलेटिव से मिल रहा है, ठीक है तो वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो उसको इंटीमेशन देने की बात नहीं है बिकॉज 3,10,000 ही हुआ, तो दोनों को सपोर्ट करते हुए अच्छे बनना, अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे ध्यान रखना है। सर सुनो, मॉडर्न फर्नीचर लिमिटेड ऑफ इंडिया गोइंग टू साइन एन एग्रीमेंट विद ग्रुपो मॉडलिंग कंपनी इटली ऑफ डेवलपमेंट फॉर कॉन्ट्रीब्यूट डिजाइन, ठीक है मॉडर्न एमएफएल इंडिया जो साइन कर रहा है ग्रुपो से इटली का फॉर डेवलपमेंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूट डिजाइन, ठीक है डिजाइन डिजाइन के लिए साइन कर रहा है। बोथ द पार्टी विलिंग टू इशू एन कंसोलिडेशन, कंसोलेटर को अपॉइंट करना चाहता है, ठीक है पर सुनो कैन कंसोलेटर भी अपॉइंटेड इन मल्टीपल एंड इन इवन नंबर बाय एमएफएल एंड जीएमसी, इजी क्वेश्चन है, क्या कंसोलेटर इवन नंबर में अपॉइंट हो सकता है? सर देखो आर्बिट्रेटर इवन नहीं हो सकता, मैं वापस बहुत डिटेल में जाता हूँ चीजों को याद रहेगा, आर्बिट्रेटर इवन नहीं हो सकता मतलब 2-4 नहीं हो सकता बिकॉज आर्बिट्रेशन का जो डिसीजन है ना वो मेजोरिटी पे आता है, सर 4 होंगे 2 हाँ 2 ना तो मेजोरिटी कभी आएगा ही नहीं, तो ये हमेशा क्या होता है ऑड नंबर होता है। बट क्या कंसिलेटर हो सकता है सर इवन नंबर में? यस सर कंसिलेटर 2 हो सकता है, यस 2 हो सकता है, मल्टीपल हो सकता है 2 हो सकता है, बट याद रखना 1 से लेकर 3 तक ही कंसिलेटर होता है, या तो 1 या तो 3 या तो 2, मतलब 1 2 3 हो सकता है, तो 2 इवन हो गया, इवन भी हो सकता है। हु सेल इलेक्ट द कंसिलेटर, अगर 2 पार्टी है तो एक पार्टी अपना कंसिलेटर इलेक्ट करेगा, दूसरा पार्टी अपना कंसिलेटर इलेक्ट करेगा। हाउ कंसिलेटर मेक डिसीजन, सर कंसिलेटर क्या करता है भाईचारा का काम करता है, क्या बोल रहा हूं मैं, भाईचारा का काम करता है, ये एक जजमेंट देता है। चलो थोड़ा सा फास्ट में इसको कंप्लीट करते हैं, आ जाओ। सर ने देख लिया कंसिलेटर 1 से लेकर 3 तक हो सकता है, कंसिलेटर अगर 2 पार्टी है तो एक पार्टी अपना एक पार्टी अपना दोनों अपॉइंट कर सकता है, तो वही चीज़ है कंसिलेटर अनलेस द पार्टी एग्री देयर शैल बी 2 or 3 कंसिलेटर्स, एमएफएल एंड GMC can have 2 consilator where there is more than 1 consilator, the provision provides multiple consilator or to act jointly, दोनों मिलके काम कर, बेसिकली कंसिलेटर क्या करता है भाईचारा करवाता है, मतलब दोनों मिलके काम करे, एक नॉर्मल जजमेंट पे आ जाए, मान लो मैं ब्रिज बनाना चाहता हूँ वो सामने वाला रोड बनाना चाहता है, तो हम दोनों मिलकर बोलेंगे बेस्ट कौन सा बताओ, हम एक ही चीज़ बनाने पे आ जाएंगे, ठीक है। कंसलेटर विद 2 कंसलेटर, ईच पार्टी में अपॉइंट 1 कंसलेटर, ठीक है तो एक पार्टी अपना कंसलेटर अपॉइंट कर सकता है इंडिपेंडेंस को देखते हुए, ठीक है। as said earlier the multiple consilator act to or to act jointly, दोनों मिलकर काम करें, further decision making process guided by their role stated in section 67, the consilator shall assist करता है, मतलब कहीं ना कहीं आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा, is an independent and impartial manner in their attempt to reach an amicable settlement of the dispute, जो भी डिस्प्यूट से पहली बात तो डिस्प्यूट्स होता नहीं है, एंड जो भी आप सजेशन दे रहे हो कहीं ना कहीं असिस्ट मदद करेगा कि बताओ भाई ब्रिज पे इतना लग रहा रेवेन्यू आएगा, रोड बनाने पे इतना रेवेन्यू आएगा, बेटर क्या होगा, तो कंसलेटर हमें डिस्प्यूट नहीं बोलो, कहीं ना कहीं बोलो असिस्ट में मदद करता है, कहीं ना कहीं एक बेस्ट जजमेंट देने में मदद करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं लास्ट में लूंगा 8 नंबर, आज जल्दी आओ फिर। सर अंडर ए कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस CIRP, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इट वाज सजेस्टेड दैट रिप्लेसमेंट ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, सर मैं IRP से RP की बात नहीं कर रहा हूँ, कंफ्यूज बच्चा यहीं पे होगा कि सर IRP से RP तो नॉर्मल सी बात है, पहली मीटिंग में COC 66% वोट से IRP से RP हटा देंगे, नहीं भाई यहाँ बोला रिप्लेसमेंट ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, मतलब RP1, ठीक है टू RP2, मतलब IRP की बात नहीं, मतलब एक ऑलरेडी आरपी है, मतलब IRP से आरपी बना हुआ है, इसको चेंज करना, भाई सही से काम नहीं कर रहा है ये बंदा, इंडिपेंडेंट नहीं है, तो मान लो चेंज करना है RP1 से RP2 लाना है, वही बोला रिप्लेस करना है RP1 से RP2, 100% वोटिंग शेयर, ठीक है decided to replace with 100% voting share, बोला 100% voting share से हम RP1 से RP2 हटा देंगे, so an application was preferred under section 27 to replace RP1 को हटाने के लिए एप्लीकेशन जा चुका है, NCLT allowed application by financial creditors for replacement of RP1, फाइनेंशियल क्रेडिटर जो COC मीटिंग होती है वहाँ पे RP1 को हटाने के लिए एप्लीकेशन जा चुका है 100% वोटिंग शेयर से, तो NCLT एजुडिंग अथॉरिटी कौन होता है, NCLT है, NCLT रिप्लेसमेंट कर देगा RP1 से, RP1 कंटेंटेड दैट NCLT पास्ड एन इनवैलिड ऑर्डर, अब RP1 बोल रहा है कि NCLT ने गलत किया, इनवैलिड ऑर्डर दे दिया बिकॉज
ROBH का मौका नहीं दिया, यहाँ पे रीजनल अपॉर्चुनिटी को बीइंग हर्ड नहीं दिया, एंड सेम वाज इन वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस यही बोलता है, जैसे ऑडिटर ने पढ़ा होगा, डायरेक्टर पढ़ा होगा, निकालने से पहले आपको उसको ROBH देना है। तो बताइए यहाँ पे क्या ये सही है गलत है, पढ़ते हैं। एनी टाइम ड्यूरिंग CIRP प्रोसेस में अगर COC कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, जिसमें फाइनेंशियल क्रेडिटर्स का बड़ा दबदबा होता है, इज एन ओपिनियन दैट RP अपॉइंटेड सेक्शन 22, मतलब RP मतलब IRP सब RP बन चुके हैं जो सेक्शन 22 में अपॉइंट हुए हो, इज रिक्वायर्ड टू बी रिप्लेस। सर सही से काम नहीं कर रहा है, ठीक है, इनकैपेबल है, तो उसको हटा सकते हैं। इट में रिप्लेस विद अनदर RP इन मैनर प्रोवाइड अनदर सेक्शन। यस, RP से RP1 से RP2 ला सकते हो। सर बहुत इंपॉर्टेंट है, RP1 से RP2 बोलना, IRP नहीं बोल रहा हूँ। द COC में एट ए मीटिंग बाई वोट ऑफ 66% वोटिंग राइट से आप RP1 से RP2 ला सकते हो। शर्तें क्या है, RP2 का कंसेंट होना चाहिए। RP2 अपने होशो हवास में बोले कि मैं आपकी कंपनी का रेजुलेशन प्रोफेसर बनने को रेडी हूँ। टू रिजॉल्व रिप्लेस टू RP विद अनदर RP सब्जेक्ट टू है रिटन कंसेंट। कंसेंट ले लो, जो न्यू RP2 है उसका कंसेंट ले लो। अब COC ने क्या कर दिया, उसका नाम COC सेल प्रोवाइडेड द नेम ऑफ द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल प्रपोज बाय देम टू एजुकेटिंग अथॉरिटी। ठीक है, COC ने क्या कर दिया, RP2 का नाम किसको दे दिया, एजुकेटिंग अथॉरिटी को दे दिया, जो कि आपका यहाँ पे कौन है, ट्रिब्यूनल है। ठीक है, एजुकेटिंग अथॉरिटी क्या करेगा, वो नाम किसको देगा, जो प्रपोज नाम आया RP2 का, ये RP2 की बात कर रहा है, किसको देगा, बोर्ड को देगा। ठीक है, जो बोर्ड है यहाँ पे अपॉइंटमेंट काम करता है, ठीक है, उसको नाम देगा, एंड वो बोर्ड क्या करेगा, कंफर्म करेगा। जब तक जो पुराना RP1 है वही कैरी फॉरवर्ड करेगा काम को, जो भी है। ठीक है, फॉर इट्स कंफर्मेशन, क्यों ऐसा तो नहीं है वायलेशन है उस पर। ठीक है, RP शैल बी अपॉइंटेड द सेम मैनर एज लेड डाउन सेक्शन 16 वेयर एनी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स आर पेंडिंग अगेंस्ट प्रपोज RP, मतलब RP2 की बात कर रहा है। सपोज मैं मान लो मिस्टर महेश को लेकर आना चाहता हूँ मिस्टर रमेश के बदले, तो पता चला क्या हुआ, COC ने एजुकेटिंग अथॉरिटी बोला कि महेश को लाइए रमेश के बदले। एजुकेटिंग अथॉरिटी ने क्या बोला, बोर्ड को बोला, बोर्ड चेक करना, IBI बोर्ड को बोला कि चेक करना कोई प्रोसीडिंग तो नहीं चल रहा है। बोर्ड बोलेगा अरे इस पे प्रोसीडिंग चल रहा है तो उसको अपॉइंट नहीं कर सकते, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रहा है इसको अपॉइंट नहीं कर सकते, बट नहीं चल रहा है फिर उसको अपॉइंट कर सकते हैं। बट जब तक ये सारा काम हो रहा है तब तक वो जो पुराना RP है जो वो कंटिन्यू कर सकता है टिल द, ठीक है सर, कंटिन्यू द अपॉइंटमेंट ऑफ अनदर RP अंडर दिस सेक्शन। ठीक है, चलो कंक्लूजन, सिंस COC पास रेजोल्यूशन फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ RP विद 100% वोटिंग शेयर, 100% से ही कर दिया भाई, 66% चाहिए। NCLT इज पार्ट सच इज ऑर्डर इन कंप्लायंस विद आउट गिविंग एन अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड टू RP1। ठीक है, सब कुछ वैलिड है, कोई अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड नहीं देना था। ठीक है, आज सर लेवल इजी वाले क्वेश्चंस पे आते हैं। इन कनेक्शन विद ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा था, ठीक है, अनिरुद्ध लिमिटेड इंस्पेक्टर ऑन ड्यूटी, इंस्पेक्टर जो था समरुद्ध देव रिक्वायर्ड बुक्स ऑफ अकाउंट पेपर, इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा था कि समरुद्ध देव को चाहिए बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ कंपनी, बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ कंपनी चाहिए of MS Gayatri Garments for examining them. He obtained the set from the firm. Books account मिल गए, after obtaining necessary information that he required, he returned them within 90 days. ठीक है, 90 दिन में उसने क्या रिटर्न कर दिया। एग्जामिंग वेदर मिस्टर समृद्ध वाज गिविंग द राइट टू ऑब्टेन सच बुक्स ऑफ अकाउंट, बोला जो समृद्ध देव है, ठीक है, जो इंस्पेक्टर है, क्या उसके पास, पहला क्वेश्चन देखो रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बोल रहा है, क्या राइट है बुक्स ऑफ अकाउंट लेने का। सर राइट्स ड्यूटी ये समझ लो, पावर ऑफ इंस्पेक्टर, आप क्या 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 पावर है, डाइस वाला, डिस्कवरी कर सकता है, मतलब आपको बोल सकता है कि बुक्स अकाउंट लेके आओ, इंस्पेक्ट कर सकता है, उसको देख भी सकता है, समन ला सकता है। तो सर यस, राइट्स है, पावर है बुक्स ऑफ अकाउंट को डिस्कवर करने का एंड इंस्पेक्ट करने का। ठीक है, अब बोल रहा है एंड रिटेन देम फॉर सच पीरियड, कितने टाइम के लिए रिटेन कर सकता है, खुद के पास रख सकता है। सर 180 दिन में रिटेन कर सकता है, फिर रिलीज कर देगा, या फिर फर्दर चाहिए तो फर्दर रीजन रिकॉर्ड कर देगा, देन अपना 180 दिन के लिए और ले सकता है। ठीक है, अगर बीच में कोई भी रिफ्यूज किया, कोई भी मना कर रहा है तो उस पर पेनल्टी भी लग सकता है, वो पेनल्टी देखना पड़ेगा। ठीक है, अंडर सेक्शन 270 इंस्पेक्टर में रिक्वायर्ड एनी बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन टू फर्निश सच इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड बुक्स ऑफ अकाउंट पेपर्स एनी पर्सन ऑथराइज बाय हिम, इतना इफ फर्निशिंग ऑफ सच इन्फॉर्मेशन प्रोडक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट रिलेवेंट फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अगर वो बुक्स ऑफ अकाउंट पर्पस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उससे पता चल जाएगा इसके पीछे का कौन छुपा हुआ है, कौन बहुत भयानक फ्रॉड करता है कंपनी में, तो बुक्स ऑफ अकाउंट देने के लिए लाइबल होगा कंपनी या कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट, जो भी पर्सन उसन है वो आपको रिकॉर्ड्स देगा, जो भी डाइस में लिखा हुआ डिस्कवरी इंस्पेक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट जो भी है। ठीक है, इंस्पेक्शन शैल नॉट कीप इन हिज कस्टडी एनी बुक्स एंड पेपर फॉर मोर देन 180 डेज, 180 दिन से ज्यादा नहीं रख सकता, एंड रिटर्न द सेम टू द कंपनी, या जो भी इंडिविजुअल्स है उनको रिटर्न कर देगा। हाउएवर बुक्स ऑफ अकाउंट मे बी कॉल्ड बाय द इंस्पेक्टर इफ दे नीडेड अगेन, या हाँ 180 दिन दे तो देगा, बट वापस उसको चाहिए तो वापस बुलवा सकता है फॉर फर्दर 180 डेज, फिर 180 देंगे इन राइटिंग में, बस राइटिंग लिखना पड़ेगा कि भाई क्या हो गया, कोई इन्फॉर्मेशन छूट गया कि दोबारा क्यों मंगवा रहे हो। ठीक है, इफ एनी पर्सन फेल टू रिफ्यूज टू गिव इंस्पेक्टर एनी बुक्स अकाउंट, भाई मान लो मैंने मिस्टर आदि को बोला कि आदि भाई आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रोवाइड करिए, तो उसने मना कर दिया, तो भाई साहब पेनल्टी भी लग सकता है। यहाँ पे पेनल्टी क्या है सुनो,
to an inspector or any person authorized by him in behalf any book or paper which is on duty under section 272 to produce, he shall be punishable. जिसको देना था भाई वो punishable हो सकता है with imprisonment 6 months तक का। सर कुछ क्वेश्चंस आपको imprisonment याद करने पड़ेंगे, हो सके मैं पेनल्टी लिस्ट बना दूंगा आपके, हो सके तो, ठीक है। 6 मंथ्स का पेनल्टी इम्प्रिजमेंट हो सकता है, प्लस फाइन कितना हो सकता है 25,000 रुपये से लेके 1 लाख तक। सर मैं क्वेश्चन पूछूं, ये फाइन कौन डिसाइड करता है कि 25,000 से 1 लाख होना चाहिए? सर रीजनल डायरेक्टर, याद होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज करता है स्पेशल कोर्ट, ठीक है। तो 25,000 से 1 लाख मतलब 6 महीने की जेल हो सकती है और 25,000 से 1 लाख का फाइन हो सकता है। और प्लस क्या हो सकता है, 2,000 रुपये पर डे डिफॉल्ट हो सकता है। मतलब 15 अगस्त को मांगा, 16 अगस्त को मांगा और आपने नहीं दिया तो भाई 25,000 से 1 लाख तक तो पहले डायरेक्ट पेनल्टी, मान लो सपोज 35,000, प्लस आपने 10 दिन का डिफॉल्ट किया तो 2,000 इंटू 10 इक्वल टू 20,000 रुपीज का और लग सकता है। तो समृद्ध देव वॉज गिविंग एडिकेट राइट टू ऑब्टेन बुक्स ऑफ अकाउंट, यस राइट है उसके पास बुक्स अकाउंट लेने का, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स लेने का। इट वॉज ड्यूटी टू रिटर्न देम विद इन अ प्रेस्क्राइब पीरियड, ड्यूटी रिटर्न करने दें प्रेस्क्राइब पीरियड में। यहाँ पे इसने कितना दिन रिटर्न कर दिया था, 90 डेज रिटर्न कर दिया था। इट इज अंडर द टाइम लिमिट, ठीक है, टाइम लिमिट से अंदर कर दिया। सो समृद्ध हैज added to same by returning books account within 90 days within the prescribed time limit, that is 180 days से अंदर कर दिया। बाद में वापस से वो मांग सकता है, अगर बाद में नहीं कोई दे रहा तो पनिशमेंट होगा, जैसे ऊपर दिया गया उस तरीके से पनिशमेंट होगा। आ जाओ सर, ये शायद क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट उठ गया, ठीक है। इस क्वेश्चन में बता देता हूँ था क्या इस क्वेश्चन में, अभी मैं आपको जब डालूंगा तो उसको प्रॉपर करके डाल दूंगा, ठीक है। अभी तो शायद मैं नहीं देख पाऊंगा बट मैं लिख समझा देता हूँ क्वेश्चन था क्या। वही सेम जो ऊपर पढ़ा ना हमने, सेम सेम जो ऊपर पढ़ा ना, इंडिपेंडेंट एक्टर सेम है, ठीक है। अब मैं वही क्वेश्चन देता हूँ, सेम क्वेश्चन है, बस बता दो क्या किया यहाँ पे। चलो ये मिसलेनियस में आईसी ने पूछा है, बता देता हूँ। देखो इसमें ना सेम बताता हूँ कौन सा आईसी ने क्वेश्चन पूछा है अभी। अभी हमने देखा था, हाँ ये वाला सेम क्वेश्चन था, यही 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 क्वेश्चन था। बस यहाँ बताता हूँ मिसलेनियस में नीचे क्या डाला इसने। इसने सेम डिट्टो पूरा क्वेश्चन यही ड्राफ्ट किया इसे ने यहाँ पे, बस यहाँ पे ये बोल दिया, सुनो यहाँ पे ये बोल दिया कि ये जो है ना वो इंडिपेंडेंट नहीं, बोल रहा है कि रजिस्टर वैल्यूअर बनने जा रहा है। तो बताइए क्या विवन लिमिट का रजिस्टर वैल्यू बन सकता है? सर बताओ, सब फालतू बातें हैं। मतलब ये अगर मैं वैल्यूअर के हिसाब से बोला हूँ, ये सब फालतू बातें हैं। यहाँ पे बस आपका एक ही चीज काम का है, ये वाला, ड्यूरिंग द लास्ट फाइनेंशियल ईयर गरुड़ लिमिटेड हैज इतना इतना इतना, फर्दर मिस्टर आर एफ हैड बीन लेविड अ पेनल्टी अंडर सेक्शन 271J 2 years बैक एंड वो कंफर्म भी हो गया अपीलेट ट्रिब्यूनल। मतलब अगर 271J का आपका पेनल्टी लगा है तो आपने ऑब्जेक्शन करना था तो ऑब्जेक्शन कर दो, बट आपका 271J का पेनल्टी लगा एंड आपने ऑब्जेक्शन भी नहीं किया, या मान लो आपने ऑब्जेक्शन किया एंड वो कंफर्म हो गया अपीलेट ट्रिब्यूनल से, तो भाई साहब जिस समय आपका कंफर्म हुआ ना वहां से 5 साल तक आप डिस्कालीफाइड हो। क्या बोल रहा हूं मैं, 5 साल तक डिस्कालीफाइड हो, बस यही क्वेश्चन था। एंड यहाँ पे क्या बोला, 2 साल के बाद ही अपॉइंट हो गया, तो क्या ये सही है गलत है? भाई गलत है, 5 साल का आपने पीरियड अभी फाइनल नहीं किया है। देखो यही चीज है। As per the company registered valuer, a person shall be eligible to registered valuer if he had not been levied a penalty in section 271J, या तो उस पर 271J का पेनल्टी नहीं लगा एंड द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग अपील, या लगा है तो उसने अपील जो था उसका टाइम लिमिट क्या हो गया, लैप्स हो गया, ठीक है। या मान लो अपील भी किया तब भी वो क्या हो गया, अपीलेट ट्रिब्यूनल से कंफर्म हो गया। मतलब सिंपल सी बात है, आप पे 271J का क्या हो गया, इल्जाम लग चुका है। आपको अपील करना था, आपने अपील किया बट वो अपील रिजेक्ट हो गया, कंफर्म हो गया कि आपने 271J का रिजेक्शन कांड किया है, या मतलब आपने अपील ही नहीं किया, वो पता है कि मैंने कांड किया है। तो आप याद रख लो क्या होगा, बाय अपीलेट ट्रिब्यूनल देन 5 year हैव नॉट बीन लैप्स्ड, तो भाई 5 साल तक आप नहीं बन सकते हो। और इस क्वेश्चन में क्या था, बस मैं बता दूंगा क्वेश्चन में, कि आपने 2 साल ही क्रॉस किया है भाई, अभी 3 साल तुम्हारा और बाकी है कूलिंग पीरियड का। तो मिस्टर आरएफ हैज बीन लेविड पेनल्टी इन सेक्शन 271J 2 year बैक कंफर्म बाय द इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। 2 साल पहले ही क्या हुआ था, सपोज 2023 चल रहा है तो 2021 में आपको 271J का पेनल्टी लगा था, और लगा तो 5 साल, मतलब 2025 तक आप वैल्यूअर नहीं बन सकते। तो भाई 2023 में कैसे वैल्यूअर बनने आ गए आप? तो यहाँ पे 2 साल ही क्रॉस हुआ था, अभी आपका जो भी 3 साल है वो भी लैप्स होना बाकी है, ठीक है। have been lapsed after penalty which are confirmed by income tax tribunal। तो ये accordingly Mr. Arab is not eligible बिकॉज अभी 2 ईयर ही लैप्स हुआ है, अभी 3 ईयर और बाकी टोटल 5 साल का लैप्स होता है, तभी हम देखते हैं आपको, ठीक है। ये देखो मिस्टर रोहित
अ रिलेटिव ऑफ मिस्टर सुमन, ठीक है, रोहित जो है रिलेटिव है किसका, मिस्टर सुमन का। इजी है, हु इज रिजाइडिंग इन फ्रांस, रोहित कहाँ है, फ्रांस में। जो उसने रिमिट किया फॉरेन कंट्रीब्यूशन 2 लाख, ठीक है, रिलीजियस प्रोग्राम को, गुरुदेव ऑफ द बिलीवर्स ऑफ गुरुदेव, एक क्वेश्चन में साईं बाबा दिया हुआ, यहाँ पे गुरुदेव है, ठीक है। वेदर फॉरेन रिमिटेशन रिसीव फ्रॉम रिलेटिव कैन बी द फॉरेन कंट्रीब्यूशन। सर सुनो, फॉरेन कंट्रीब्यूशन तो नहीं होगा रिलेटिव से, बट फॉर द पर्पस ऑफ मॉनिटरिंग अगर 10 लाख या उससे ज़्यादा मिलता है तो आपको FC1 में विद इन 3 मंथ्स बताना पड़ता है इफ रिलेटिव से कोई भी पैसा आता है तो सर यहाँ पे 10 लाख नहीं है, पहले अमेंडमेंट नहीं होता ना तो यहाँ पे 1 लाख से ऊपर होता था तो फिर आपको बताना पड़ता, बट अमेंडमेंट के बाद अभी 2 ही लाख मिला है तो 10 लाख का लिमिट क्रॉस नहीं हुआ है तो आपको कुछ नहीं बताना है। तो सिंपल सी बात है, एज पर सेक्शन 4 ऑफ FCRA एवरी पर्सन प्रोहिबिटेड सेक्शन 3 पर्सन नॉट परमिटेड टू एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन, ठीक है। हाउ वेयर person allowed to receive foreign contribution from relative in terms of इतना एक person receive in contribution in excess of 10 लाख और equivalent 10 लाख या उससे ज़्यादा मिल रहा है इन फाइनेंशियल ईयर, देन आपको बताना है CG को, ठीक है, जो भी डिटेल्स है फॉरेन कंट्रीब्यूशन का इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म FC1 विद इन 3 मंथ्स, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट, जब से रिसिप्ट है वहाँ से। तो इन दिस केस 10 लाख से कम है तो भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है सेंटर को बताने को। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला, ये मैंने LDR में डाला था, can capital asset purchase with the help of foreign contribution acquired in the name of Mr. Ram and office bearer of the association। मान लो कोई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, या कोई एसोसिएशन है, उसने कैपिटल एसेट परचेज किया फॉरेन कंट्रीब्यूशन से, जो भी पैसा आया होगा, मान लो कहाँ से, फ्रांस से पैसा आया सपोज 20 लाख रुपीज़, तो उस एसोसिएशन के पास पैसा आया 20 लाख रुपीज़, उसने कैपिटल एसेट परचेज किया, मान लो एसोसिएशन का नाम था ABC एसोसिएट्स, ठीक है, उसने कैपिटल एसेट परचेज किया, मान लो कोई प्लांट मशीनरी परचेज किया, बट उसने किस नाम पे परचेज कर लिया, मिस्टर राम के नाम पे। तो क्या ऐसा हो सकता है, नहीं सर, जो पैसा आया है जिसके लिए आया है उसके नाम पे ही परचेज होना चाहिए एंड उसी पर्पस के लिए यूज होना चाहिए जिस पर्पस के लिए उसने अप्लाई किया है। तो यहाँ पे आप राम के नाम पे परचेज नहीं कर सकते। एवरी एसेट परचेज with foreign contribution should be acquired and possessed in the name of association, since association has a separate legal entity distinct from its member, hence capital assets purchased with the help of foreign contribution cannot be acquired in the name of राम। राम के नाम पे नहीं हो सकता भाई साहब, जो एसोसिएशन है उसके नाम पे ही होगा। Search and Find Limited incorporated in Singapore. The company sells its goods through electronic mode on the e-commerce platform. However, it does not have any branch office in India. The company required to submit the documents and that, ठीक है, क्या बोला है, वेदर द ब्रांच ऑफिस विल कंसिडर कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया। सुनो, सर्च फाइंड लिमिटेड है, सिंगापुर में इनकॉर्पोरेट है, तो बोल रहा है कि इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया है या नहीं है। सुनो, पहली बात की फॉरेन कंपनी है ही नहीं, पहले ये देखो, बिकॉज फॉरेन कंपनी होगी तभी उसी को अपना सारे डिटेल्स फीड करना पड़ता है, सारे डिटेल डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है सेक्शन 380 में। सर फॉरेन कंपनी कौन होती है, एनी कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया थ्रू एन एजेंट और थ्रू एनी इलेक्ट्रॉनिक मोड एंड डूइंग बिजनेस एक्टिविटी। तो यहाँ पे इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया तो थी सिंगापुर में, बिजनेस हैविंग अ प्लेस बिजनेस इन इंडिया थ्रू एन एजेंट और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी थी एंड इज एज्यूम की बिजनेस एक्टिविटी हमारा स्टार्ट है, तो ये फॉरेन कंपनी हो गई हमारी, ठीक है। तो वही चीज़ है, तो एनी कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया विच हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया थ्रू बाई इटसेल्फ और एजेंट और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, हो सके तो इलेक्ट्रॉनिक मोड डिफाइन कर देना, टेली मार्केटिंग टेली कम्युनिकेशन अच्छा लगता है थोड़ा सा, ठीक है, ज़्यादा टाइम लगेगा, आई थिंक 30-40 सेकंड्स लगेंगे, 5-6 वर्ड लिखना है। या एंड कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया शैल बी कंसिडर्ड एज फॉरेन कंपनी, ठीक है। तो एज सच फाइंड लिमिटेड इज कंडक्टिंग बिजनेस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, इट इज कंसिडर्ड एज फॉरेन कंपनी बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक मोड से एंड कंसिडर्ड हो रहा है फॉरेन कंपनी में, तो उसको सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे 380 में, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, Africa is a company. Singapore decided to establish an office in Mumbai. You are being a practicing chartered accountant, have been appointed by the company as a liaison officer. सर liaison officer क्या होता है, एक मीडियोकर होता है कि उस कंपनी से डॉक्यूमेंट्स आया इंडिया में क्या करना है, मतलब कहीं ना कहीं कंसल्टेंट बोल लो, ठीक है, फॉर कंप्लायंस ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। मतलब एरिका एक कंपनी है, ठीक है, जो सिंगापुर में है, उसने अपना ब्रांच ऑफिस मुंबई में खोला, तो आपको एक CA आपको बुलाया, आप लीजन ऑफिसर हो, एक मीडियोकर में समझो, जो सारे लीगल फॉर्मेलिटीज को देखेगा, तो बोल रहा है वेदर ब्रांच ऑफिसर विल कंसिडर एज कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया। यस, ब्रांच ऑफिसर भी कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया कहलाएगा। एनी पर्सन फॉरेन कंपनी मीन्स यही समझा दिया पूरा से। फॉर द ब्रांच ऑफिस जनरली कंसिडर रिफ्लेक्ट द पेरेंट कंपनी ऑफिस, द ब्रांच ऑफिस कंपनी आउटसाइड इंडिया कंसिडर प्लेस ऑफ बिजनेस फॉर कंपनी बिजनेस इन इंडिया एंड रिक्वायर्ड टू फॉलोइंग प्रोविजन। यस, वो भी कहीं ना कहीं एक रिप्लिका माना जाता है फॉरेन कंपनी का, ठीक है। इफ यस अगर है तो बताओ, यस है तो यस है, बिकॉज कहीं ना कहीं फॉरेन पेरेंट कंपनी का ही है पूरा वो। तो डॉक्यूमेंट्स बताओ जो कि फर्निश करना पड़ेंगे सर, MOA, AOA, डायरेक्टर डिटेल्स, डायरेक्टर का KYC, नेम, एड्रेस, पैन, फिर पहले मतलब प्रायर जो भी बिजनेस स्टार्ट हुए थे इंडिया में, क्लोजर ऑफ सच प्रायर बिजनेसेस, ठीक है, और ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव पर्सन जो यहाँ के इंडिया में नोटिस रिसीव करेगा उसका नाम,
तो वो सब आपको डिटेल सबमिट करवाना है। सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द चार्टेड, दैट इज एमओए, मेमोरेंडम आर्टिकल्स, ठीक है। फुल एड्रेस ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ कंपनी, एड्रेस बताना है आपको। डायरेक्टर्स की डिटेल्स बताना है। नेम एड्रेस ऑफ पर्सन रेसिडेंट इंडिया जो एक्सेप्ट क्या करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी एनी नोटिसेस। फुल एड्रेस ऑफ द कंपनी विच प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, कंपनी इंडिया में कहाँ का है, ओपनिंग क्लोजिंग, पहले इंडिया में कितना लूट के गए, कितना कहाँ का बंद हुआ, वो सब बताना पड़ेगा। डायरेक्टर्स की डिटेल रिगार्डिंग विद डायरेक्टर, केवाईसी समझ लो, ठीक है। तो सबको आपको बताना पड़ेगा। एंड सारे डिटेल्स कहाँ सबमिट होंगे, न्यू दिल्ली आरओसी। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कोलकाता